हेलो बच्चों, मैं हूँ शोभा मैम एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि करियर पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज हम अपने हिस्ट्री का फाइनल रिवीजन के सेशन के सेकंड पार्ट में है और आज हम कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 21। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है कि एमसीक्यू के साथ साथ हम सब्जेक्टिव पार्ट्स को भी कंप्लीट करते जा रहे हैं कि किस तरह से आपके इंटरनल पार्ट से क्वेश्चंस कवर होंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि आपकी स्क्रीन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आइडेंटिफाई द मेंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर के बारे में है कि आपको उस मेंबर को आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली एंड सेकंड स्टेटमेंट, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट तो सभी को क्लिक कर गया होगा कि भाई आखिर वो कौन है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और साथ ही साथ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो आंसर डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट आपको और बता दूं कि आपको ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लीडर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए दिए जाएंगे, जैसे कि 1857 रिवॉल्ट में से रिलेटेड भी होगा तो आपको आइडेंटिफाई करना, और आपको फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड, यानी कि आइडेंटिफिकेशन बेस्ड एमसीक्यू के लिए आप तैयार रहिए। यानी आपको डिटेल में पढ़ना है एनसीईआरटी टेक्स्ट, बार बार ये करती हूँ। तो खैर, अब आ जाते हैं अपने आंसर में कि ऑप्शन ए में है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी वी गिरी एंड ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भाई करेक्ट आंसर क्या है इसका? तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, that is Dr. Rajendra Prasad. He was the president of the Constituent Assembly, या फिर आप कह सकते chairman of the Constituent Assembly, and he was also the first president of independent India. Okay, अब बात करते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही आखिर कंस्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट के रूप में चूज क्यों किया गया था? तो why was he chosen? So as a respected leader from Bihar. अब यहाँ आपको उनका स्टेट भी पता चल गया कि हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ही वाज अ रेस्पेक्टेड लीडर फ्रॉम बिहार एंड ही वाज नोन फॉर हिज काम नेचर। बहुत ही शांत स्वभाव के थे एंड एबिलिटी टू मीडिएट बिटवीन, यानी शांत थे। तो इस वजह से और एक चीज उनके अंदर में और एक एबिलिटी जो है बहुत ही अच्छी थी कि वो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, फैक्शंस हो अलग अलग ग्रुप के बीच में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है डोमिनेट कांग्रेस पार्टी ने किया था, लेकिन फिर भी वहाँ जो मेंबर्स थे ना वो अलग अलग आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे, और अगर ऐसे आइडियोलॉजीज में अगर डिस्प्यूट हो, फैक्शंस हो, तो उनको प्रॉपरली जो है उनको कंट्रोल करने का काम जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कर सकते थे। इसीलिए जो है उनको जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो है प्रेसिडेंट के रूप में चूज किया गया। इसके अलावा हाउ डिड ही लीड? तो हिज रोल वाज टू गाइड द कॉम्प्लेक्स डिबेट ऑन इश्यूज लाइक, जैसे कि नेशनल लैंग्वेज को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है, या फिर पावर शेयरिंग। अब ये पावर शेयरिंग वाला टॉपिक किससे रिलेटेड है? दैट इज द पावर शेयरिंग बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जी ने किस पर जो है ज्यादा फोकस किया था? सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, और स्टेट को जो है उसे ऑटोनॉमस तो रखा जाएगा, लेकिन स्टेट जो है वो लेस पावरफुल होगा इन कंपैरिजन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस पर आप डिबेट पढ़ लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आपका कवर हो जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट में है। तो यहाँ आपको मैंने एक सजेशन दे दिया। ठीक है, एंड एंश्योरिंग, और राजेंद्र प्रसाद जी एंश्योर कर सकते थे दैट असेंबली reached a consensus to sign the constitution in December 1949 तक, कम से कम हमारे देश का constitution. And why is this significant? So he transitioned from leading the lawmaking body to becoming what? The symbolic head of the new republic, representing the continuity of the Indian leadership. ठीक है, तो ये था आपका राजेंद्र प्रसाद जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन किससे है? तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। ओके, तो अभी इस एंशिएंट इंडिया में कौन से टॉपिक्स है, क्वेश्चंस रीड करते हैं हम लोग। Which one of the following is a correct statement? यानी इनमें से ये जो चार स्टेटमेंट है, इनमें से आपको क्या चूज करना है? You have to identify the correct statement regarding what? Regarding the codes of social behavior. अब सोशल बिहेवियर यानी कि समाज में लोगों का बिहेवियर कैसे होना चाहिए,
अब ये बिहेवियर के बारे में या सोशल बिहेवियर के बारे में या सोशल नॉर्म्स के बारे में कहां पर मेंशन किया गया है? धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास। तो ये जो धर्म सूत्रास और धर्म शास्त्रास जो है, ये इन किताबों को किसने लिखा है? तो धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास रिटन बाय हो ब्राह्मणास। किसने लिखा है? ब्राह्मणों ने लिखा है। और कौन सा पीरियड का है ये? दिस इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाभारत। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही कितना सारा पॉइंट कवर हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। तो अब आ जाते हैं 4 ऑप्शंस। तो दीज नॉर्म्स वर टू बी फॉलोड बाय द ब्राह्मण्स ओनली। तो ये जो धर्म शास्त्रास और धर्म सूत्रास में जो भी नॉर्म्स मेंशन किया गया है, क्या वो केवल ब्राह्मण्स को फॉलो करना है? बी कहता है दीज नॉर्म्स वर बीइंग फॉलोड यूनिवर्सली, यानी कि सबको फॉलो करना है, यूनिवर्सल फॉलो अप होगा। सी कहता है दीज नॉर्म्स वर नॉट फॉलोड यूनिवर्सली। सी में ये नॉर्म्स है सब जगह एक जैसे फॉलो नहीं होता था। एंड डी कहता है दैट ओनली द रूलर्स फॉलोड दीज नॉर्म्स, तो केवल रूलर्स जो है वो इसे फॉलो करते थे। तो भाई धर्म शास्त्रास और धर्म सूत्रास जो है वो सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहे, जो ये बताता है कि एक राजा का कर्तव्य क्या है, राजा को जो सोशल ऑर्डर्स है उसको प्रॉपरली मेंटेन करना है। एक क्षत्रिय ही राजा बनेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका ब्राह्मण्स के क्या रूल्स है, ब्राह्मण्स के क्या काम है, वो भी असाइन किया, यानी कि सोशल नॉर्म्स को पूरी तरह से बताया है और बोला है कि भाई इसे आप सभी को एक्सेप्ट करना है। तो ये केवल ब्राह्मण्स के लिए अकेले नहीं थे या फिर ये केवल क्षत्रिय के लिए नहीं थे, तो भाई क्या ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल थे या फिर यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं थे? तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। तो दीज नॉर्म्स वर नॉट फॉलोड यूनिवर्सली। तो ये जो नॉर्म्स है ना, ये यूनिवर्सली एक्चुअली फॉलो नहीं होते थे। उन्होंने रूल्स तो बनाया था लेकिन रूल्स को जो है पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जाता था। तो अब इसके एक्सेप्शंस आप कैसे देंगे? तो सबसे पहली बात, ब्राह्मणिकल जो कोड्स है दे वर आइडियल वर्सेस रियलिटी। ये आइडियल क्या है, रियलिटी क्या है? तो रियलिटी में हमें रीजनल वेरिएशंस मिलते हैं और नॉट यूनिवर्सली फॉलोड। जैसे कि एक एग्जांपल किसका है, प्रभावती गुप्ता का है। Who was प्रभावती गुप्ता? She was the daughter of चंद्रगुप्ता II and she was also the Vakataka queen। ठीक है, अब प्रभावती गुप्ता से हमें क्या पता चलता है कि एक महिला, ऐसे तो जनरली प्रॉपर्टी जो है वो पुरुषों के पास ही होंगे, मेल के पास में होंगे, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि एक रानी जो है वो लैंड ग्रांट्स दे रही है। कॉपर प्लेट इंस्टीट्यूशन से पता चल रहा है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को लैंड ग्रांट दे रही है। तो आखिर वो लैंड्स को डोनेट कैसे कर रही है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को? तभी डोनेट कर पाएगी जब ये जमीन उनकी होगी। तो डेफिनेटली ये एक्सेप्शनल केस है। अब दूसरा, नॉन क्षत्रिय रूलर्स। अब ये नॉन क्षत्रिय रूलर्स क्या है? तो अभी मैंने बताया कि धर्म सूत्रास और धर्म शास्त्रास के अकॉर्डिंग राजा कौन बन सकता है? जो क्षत्रिय होगा। लेकिन क्या सारे राजा क्षत्रिय थे? थिंक अबाउट मौर्यंस। तो अगर हम मौर्यंस की ओरिजिन को लेकर के बात करें, सोशल बैकग्राउंड्स ऑफ मौर्यंस हु रूल्ड ओवर लार्ज एम्पायर हैज बीन हॉटली डिबेटेड, बहुत ज्यादा डिबेटेबल है। व्हाइल लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बाद के बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है दे सजेस्टेड दैट कि मौर्यंस जो है दे वर क्षत्रिय। तो अब कौन से टेक्स्ट ये बताते हैं कि मौर्यंस जो है वो क्षत्रिय थे? तो दैट इज द लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी टेक्स्ट है जो ये बताते हैं कि भाई ये तो क्षत्रिय नहीं थे, ठीक है, वो लो ओरिजिन के थे। तो कहां से हमें पता चलता है कि दैट मौर्यंस वर एक्चुअली लो ओरिजिन? तो ये आपका ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ठीक है, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ये बताता है कि जो मौर्यंस है दे वर लो ओरिजिन, और लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये बताता है कि मौर्यंस जो है ना वो क्षत्रिय थे। तो अब दो बुक अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो हॉटली डिबेटेड टॉपिक है ना भाई। इसके अलावा सक्सेसर्स ऑफ मौर्यस। अब मौर्यस के सक्सेसर्स कौन है? शुंगास एंड कानवास। तो यहाँ पर आपको और भी कई सारे पॉइंट मिल गए ना। ओरिजिन ऑफ दी आपको मिल गया, मौर्यंस के जो है सोशल बैकग्राउंड के बारे में, आपको प्रभावती गुप्ता का एक्सेप्शनल केस मिला, आपको ये भी पता चला कि जो धर्मशास्त्र धर्मसूत्रास में जो रूल बनाए गए थे वो यूनिवर्सली जो है फॉलो नहीं किए जाते थे। और इमीडिएट सक्सेसर ऑफ मौर्यन तो कौन है? शुंगास एंड कानवास। तो कई सारे आपके पॉइंट मिल गए। और ये भी पता चलता है कि ये जो शुंगास एंड कानवास है वो एक्चुअली जो है ब्राह्मण्स थे, ठीक है, तो वो ब्राह्मण्स थे।
तो यहाँ पर पावर जिसके हाथों में आएगी, जो इसे चला सकता है वही राजा बनेगा। यह जरूरी नहीं है कि राजा बनने के लिए क्षत्रिय होना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट दैट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड क्वीन प्रभावती गुप्ता बिलोंग टू? तो अभी हमने डिस्कस किया कि भाई प्रभावती गुप्ता जो है कहाँ से बिलोंग करती है। ए कानवास, बी शकास, सी वाकाटाका और डी मौर्यस। ठीक है, तो भाई जब शकास नाम आ गया तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी बता दूं, तो शकास थे, दे बिलोंग्स टू सेंट्रल एशिया। ठीक है, इनको जो है ब्राह्मण्स, बर्बेरियंस कहते थे, मलेच्छास कहते थे। इनको भी उन्होंने सोशल कैटेगरी से अलग रखा था। ठीक है, और शकास के इम्पोर्टेंट रूलर कौन है? राजा रुद्रदमन। ठीक है, जिन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। तो ये आपका यहाँ से एक पॉइंट। तो चलिए आप करेक्ट आंसर, आई होप कि आप सभी ने करेक्ट आंसर को टिक कर लिया है। That is she was a Vakataka queen, but she was the daughter of Chandragupta too. Okay, गुप्ता डायनेस्टी से भी बिलोंग करते थे, लेकिन शादी कहाँ पर हुई थी? शादी हुई थी वाकाटाका किंगडम से। Okay. Now the next question, A and R. Now this question is from where? This question is from ancient Indian textbook and that is from हड़प्पा। तो चलिए अब हड़प्पा के और दूसरे भी पॉइंट हमारा डिस्कस हो जाएगा। हड़प्पा was a well planned city. हड़प्पा जो है वो बहुत ही प्लान सिटी था। इट हैड अ वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम, और हड़प्पा में वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम था। तो क्या लगता है, बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए। क्योंकि ए जो कहता है कि हड़प्पा वेल प्लान सिटी, अब वेल प्लानिंग के बारे में आपको कहां से पता चलेगा कि भाई इनका अपना प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी था। तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। So what is the correct answer? That correct answer is that both A and R correct and R is the correct reason for A. Right? Reasoning of A को correctly explain करता है। ये बात तो एकदम सही है कि हड़प्पा जो है वो वेल प्लान थी। ठीक है, वेल प्लान सिविलाइजेशन था, अर्बन सिविलाइजेशन था। और इसके लिए कि आखिर ये प्लानिंग के बारे में कैसा पता चलता है, तो अगर हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स को चेक करें जो कि हर जगह पर सेम था, कुछ एक्सेप्शनल थे, लेकिन पूरे जो आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, अब वो सेम पैटर्न में क्या है कि भाई वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है, और ड्रेनेज कैसे? कवर ड्रेनेज। भारत में तो आज भी अगर हम देखें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कवर ड्रेनेज नहीं है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इतना पुराना सिविलाइजेशन है, वहां पर कवर ड्रेनेज सिस्टम थे। और एक भी गली नहीं था अगर उसका उस टाइम के मेसोपोटामिया जो कि कंटेम्पररी सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इनके साथ अगर कंपैरिजन करें, अगर आपको क्लास 11 की हिस्ट्री याद आ रही है तो कुछ पॉइंट यहाँ पर मेसोपोटामिया को तो मेंशन किया हुआ है ना आपके बुक में कि इनका डिस्टेंट लैंड के साथ कनेक्शन था। अब डिस्टेंट लैंड में इनका किनके साथ कनेक्शन था? तो उस समय के कंटेम्पररी सिविलाइजेशन, तो उसका नाम क्या है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पे नैरो से पतली गलियां हुआ करती थी, कई जगहों पे जानवरों के पीठ पर सामान को रखकर लेके जाना पड़ता था। ठीक है, और इसके अलावा मेसोपोटामिया जो है वो रूरल सिविलाइजेशन था, लेकिन उसी टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना एडवांस सिविलाइजेशन है भाई, कि वहां हर जगह पे सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सेम पैटर्न को फॉलो किया जाता है। इसके अलावा डिस्टिंक्टिव टूल्स है। अब डिस्टिंक्टिव टूल्स में हम क्या देखते हैं? यूज ऑफ ब्रिक्स देखते हैं, यानी ये ईंटों का यूज करते हैं। अब ये ब्रिक्स जो है ना, ये कैसे आज के टाइम के जैसे जला करके बनाए जाते हैं ना, बर्न्ड ब्रिक्स भी है, इसके अलावा सन ड्राइड ब्रिक्स दोनों यूज किया जा रहा है। अब इसके अलावा स्टैंडर्डाइज रेशियो है 4:2:1। ब्रिक का रेशियो क्या है? स्टैंडर्डाइज रेशियो है 4:2:1। तो भाई ये जितने पॉइंट मैंने दिए ना बच्चों, इन सब से आपका एमसीक्यू भी बन सकता है, प्लस आप इसे लॉन्ग आंसर में भी यूज कर सकते हैं। हो गया ना, एक साथ दोनों काम, है ना। हमने एमसीक्यू भी पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिया, साथ में सब्जेक्टिव भी पढ़ लिया। अब आप बात करते हैं हाउ वाज इट प्लान। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है बिलीव करते हैं दैट द स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट। इनका कहना है कि हड़प्पा में पहले स्ट्रीट बने, यानी कि पहले रास्ते बने, बहुत ही चौड़े रास्ते होते थे, और उसके बाद ड्रेन्स बनते, और उसके बाद घर को ना एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, मड प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले स्ट्रीट बने, फिर ड्रेन्स बने, और उसके बाद एंड देन हाउसेस वर बिल्ट अराउंड देम इन अ स्ट्रिक्ट ग्रिड पैटर्न। अब ये ग्रिड पैटर्न क्या आप बोलोगे?
तो जिनको ग्रिड पैटर्न नहीं पता है, दिस इज द ग्रिड पैटर्न, ठीक है। इस तरह के ग्रिड पैटर्न के रूप में यहाँ पर घर बने हैं। अब व्हाई यूज स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, अब स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स कैसे यूज कर रहे हैं, तो यूजिंग द एग्जैक्ट सेम साइज ब्रिक, कहाँ से, अब भाई अफगानिस्तान, तो बहुत दूर में एक वहां पर साइट मिला शोटूगई, जिसके बारे में हमने पहले के वीडियो में पढ़ा है ना, फाइनल रिवीजन में हमने पढ़ा है। और जिन बच्चों ने अब तक नहीं देखा है उस वीडियो को, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो भाई उसे पढ़ लेना, क्योंकि हम केवल एमसीक्यू नहीं पढ़ रहे हैं, हम एमसीक्यू के साथ, एक एमसीक्यू के क्वेश्चंस के साथ हम ना जाने कितने क्वेश्चंस आपके साथ कवर कर रहे हैं, ताकि आपका रिवीजन किसी भी एरिया से ना छूटे और आपके कॉन्सेप्ट पे कहीं पर भी कोई कमी ना रह जाए। ओके, तो चलिए बैक टू द आंसर। तो व्हाई यूज स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, by using the exact same size bricks from Afghanistan to Gujarat proved that Harappa had a highly organized government or shared cultural standard. And why drainage? So the drainage system was the hallmark of their civilization. So what was the hallmark of the Indus Valley civilization? ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पर ग्रेट बात भी है, तो ग्रेट बात के फीचर्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अर्बन प्लानिंग पढ़िएगा, ग्रेट बात के फीचर्स पढ़िएगा, और ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, तो क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में सोशल डिफरेंसेस थे, इन पॉइंट्स को कवर कीजिएगा, कई सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं, ठीक है। So the drainage system was the hallmark of their civilization and every houses was connected to street, यानी हर घर जो है स्ट्रीट के साथ कनेक्टेड था, showing an obsession with public health, कि पब्लिक हेल्थ को लेकर ये कितने जो है मैच्योर थे। और साथ ही साथ और एक पॉइंट क्या है कि हर एक घर पे लगभग वेल्स मिले, और वेल्स जो है एक आउटसाइड और एक इनसाइड पार्ट में कवर करता है। तो अब इससे क्या प्रूफ होता है कि भाई हड़प्पा जो है, मोस्ट ऑफ दी हड़प्पन साइड कैसे क्लाइमेट जोन में है, तो वो आपके सेमी एरिड में है। अब सेमी एरिड में है और वहां पर पानी की कमी भी हो सकती है, तो जो ट्रैवलर्स वहां से क्रॉस करे, अगर उसे प्यास लगे तो वो कुआं से पानी निकाल कर पी सकता है, ठीक है। इसके अलावा हड़प्पन अपने प्राइवेसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, याद है कैसे, आप इसे कैसे प्रूव करेंगे, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर से प्रूव करेंगे कि इनका जो घर का इंटरनल पार्ट कभी भी बाहर से डायरेक्ट नहीं दिखेगा, और इवन इनके जो घर होते थे, यानी कि जो इनकी बिल्डिंग्स होती थी, वो 2 स्टोरीज भी थे, यानी 2 तल्ला इमारतें भी थी। लेकिन जो आपका ग्राउंड फ्लोर में जो घर बने थे, क्या रोड साइड में कोई विंडोज थे, कोई विंडोज नहीं थे, और कोई भी अगर घर पे आएगा तो दरवाजे से वो कहाँ पर आएगा, कोर्टयार्ड में आएगा, और उनका जो मेन रूम है वो डायरेक्ट किसी को बाहर से नहीं नजर आएगा, तो प्राइवेसी को खास करके इंपॉर्टेंस देते थे। तो इन सारे फीचर्स को आपको पढ़ना है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following was the distinctive feature of हड़प्पन आर्किटेक्चर, हड़प्पन आर्किटेक्चर का डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है। ऑप्शन ए कहता है व्हाट, दैट इज यूज ऑफ वुड, ऑप्शन बी यूज ऑफ आयरन, ऑप्शन सी यूज ऑफ ब्रिक्स, एंड ऑप्शन डी यूज ऑफ मार्बल, राइट। तो अब यहाँ पर आपने 4 पॉइंट दिए हैं, तो इनमें से क्या करेक्ट है। तो यहाँ एक पॉइंट आपको बता दूं कि हड़प्पा के लोगों को कौन से मेटल के बारे में नहीं पता था, सो दे डू नॉट नो अबाउट द यूज ऑफ आयरन, तो आयरन की खोज तब तक नहीं हुई थी। लेकिन अभी जो आंसर किया उससे आपको इसके आंसर तो मिल गए होंगे, तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट ऑप्शन, दैट इज यूज ऑफ ब्रिक्स, दैट वाज द डिस्टिंक्टिव जो है इसका फीचर्स है हड़प्पन आर्किटेक्चर का, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कल्पचर ऑफ सांची एंड सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस। तो बच्चों जब ये क्वेश्चन आ गया, तो जिन बच्चों ने अब तक तो बुद्धिज्म वाले पार्ट में इन स्कल्पचर्स के बारे में स्टडी नहीं किया है, तो उनके मीनिंग को अलग से पढ़ लीजिएगा इसी पर्टिकुलर टाइम पे जब हम इस क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ स्कल्पचर्स में जो है आपका सारे पॉइंट को कवर कीजिएगा, क्योंकि वहां से आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। इवन आपको जो वहां पर इमेजेस दिए हैं, उन इमेजेस को भी आप जरूर से पढ़िएगा, क्योंकि इमेज के क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, है ना। तब आ जाते हैं स्कल्पचर ऑफ सांची। अब वहां पर कुछ इमेजेस को दिखाया है, जैसे कि एम्प्टी सीट का क्या मतलब है, गजा लक्ष्मी का इमेज है, उसका क्या मतलब है, व्हील है, सालाभंजी का है। तो इन सारी चीजों के मीनिंग को आप पढ़िएगा, ठीक है। आखिर सरपेंट को क्यों यूज किया गया है, गजा लक्ष्मी किस चीज की सिंबल थी, सालाभंजिका को किस लिए यूज किया गया,
ये सारे पॉइंट आप पढ़िएगा। इसके अलावा एक और आपको पढ़ना है जो आपके लिए इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है, व्हाई वर स्तूपास बिल्ट। तो स्तूपा के स्ट्रक्चर जरूर से पढ़कर जाइएगा, ठीक है। स्तूपा के स्ट्रक्चर से इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है, प्लस स्तूपा क्यों बनाए गए, तो स्तूपा का मतलब क्या है, स्तूपा के अंदर के जितने पार्ट्स हैं उन सभी को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चन में वापस आते हैं। एम्प्टी सीट का क्या मतलब है, गजालक्ष्मी, तील और सालाबंजी का। और यहाँ पर सिंबल इंपॉर्टेंस, सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस। तो 1 है इंडिकेटर ऑफ महापरिनिर्वाणा, 2 है इंडिकेटर ऑफ गुड फॉर्च्यून, 3 है इंडिकेटर ऑफ ऑस्पिशियस एंड 4 है इंडिकेटर ऑफ फर्स्ट सरमान ऑफ बुद्धा। ठीक है, तो अब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो चलिए आप सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को और हम करते हैं इसका सॉल्यूशन, आपको बताते हैं। तो सबसे पहली बात, एम्प्टी सीट, यहाँ पर आंसर क्या है, एम्प्टी सीट हिंट was meant to indicate the medication of the Buddha which is not given in column 2 of the क्वेश्चन। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट को जो है पूरे मार्क्स मिले हैं। ठीक है, ये जिस साल का क्वेश्चन पेपर है दैट इज 2025 का ये क्वेश्चन लिया है, वहां पर इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन हो गया गलत। एम्प्टी सीट वाज मीन टू व्हाट, इंडिकेट। एम्प्टी सीट का मतलब क्या है, एम्प्टी सीट का मतलब होता है जब बुद्धा जी जो है वो किस पे बैठे हैं, मीन टू इंडिकेट द मेडिटेशन, मेडिटेशन कर रहे हैं। अब द बुद्धा, तो ये तो मेडिटेशन दिया ही नहीं है, और जब मेडिटेशन दिया नहीं है तो बच्चे करेंगे कैसे, तो यहाँ पर इसका मीनिंग नहीं है, तो इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बच्चों को जो है पूरा मार्क्स मिलेगा। लेकिन अब आपका जो बाकी जो दिया है वो तो आप कर सकते हैं, जैसे कि गजा लक्ष्मी, व्हील, व्हील किसके बारे में बता रहा है, इंडिकेटर ऑफ महापरिनिर्वाणा। तालाबंदी का जो है वो किस लिए है, इंडिकेटर ऑफ व्हाट, इंडिकेटर ऑफ ऑस्पिशियस। और व्हील जो है आपका इंडिकेटर ऑफ महापरिनिर्वाणा, गजलक्ष्मी इंडिकेटर ऑफ गुड फॉर्च्यून। ठीक है, तो ये हो गया, लेकिन इंडिकेटर ऑफ फर्स्ट सरमान ऑफ बुद्धा इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ फर्स्ट सरमान ऑफ बुद्धा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रूलर फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री विद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो अभी मैंने आपको बताया ना आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस आपके आते हैं, ऑलरेडी हमने एक किया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है, रूलर ऑफ भोपाल एकदम इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए दिया, और रूलर ऑफ भोपाल के बारे में स्पेशली जो है आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म वाले चैप्टर में दिया है। ठीक है, रूल्ड फ्रॉम 1868 टू 1901 कॉमन एरा, हेल्प इन प्रिजर्विंग द सांची स्तूपा। भाई सांची स्तूपा तो बहुत अच्छे से प्रिजर्व हो गए भोपाल के रूलर्स की वजह से, लेकिन अमरावती का फेट क्या है, तो अमरावती पढ़ के जाना है ना। तो यहाँ अगर सांची स्तूपा के बारे में हम डिस्कस करें, इसे तो पढ़ना है, इसके साथ साथ अमरावती जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, उनका जो स्कल्पचर्स है वहां पर नहीं रहे, तो उसके पीछे क्या कारण है ये जरूर से आप पढ़िएगा। ठीक है, और अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। नंबर 1 आपका ए कहता है जहांआरा बेगम, बी शाहजहां बेगम, एंड सी गुलबदन बेगम, और डी कौन है, रुखसार बेगम। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है आपका बी, दैट इज शाहजहां बेगम। ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका बी, शाहजहां बेगम जो है शी वाज द रूलर ऑफ भोपाल, रूल्ड फ्रॉम 1868 टू 1901 कॉमन एरा, और उन्होंने जो है सांची स्तूपा के प्रिजर्वेशन में बहुत वाइटल रोल प्ले किया है। तो यहाँ मैंने पूरा का पूरा इससे रिलेटेड नोट्स ही आपको दे दिया। तो भाई रूलर्स ऑफ भोपाल में आपके जो है शाहजहां बेगम एंड उनकी सक्सेसर जो है सुल्तान जहान बेगम। तो यहाँ आपको शाहजहां बेगम मिला ऑप्शन में, लेकिन इसके अलावा और कौन हो सकते हैं, उनके सक्सेसर सुल्तान जहान बेगम जो है प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशिएंट साइट। तो इन्होंने इस एंशिएंट साइट के प्रिजर्वेशन के लिए क्या दिया, पैसा दिया है। अब इसके प्रिजर्वेशन में कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया, तो इट वाज जॉन मार्शल। जॉन मार्शल डेडिकेटेड हिज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स, तो इन्होंने जो किताबें लिखी सांची स्तूपा के ऊपर में, वो इन्होंने किनके नाम पे डेडिकेट किया है, सुल्तान जहान के नाम पे डेडिकेट किया है। क्यों डेडिकेट किया है, क्योंकि भाई इन लोगों ने इस सांची स्तूपा के प्रिजर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और साथ ही साथ फंडिंग किया है यहाँ पर म्यूजियम बनाने के लिए। He funded the museum that was built there as well as guest house। गेस्ट हाउस बनाने के लिए भी उन्होंने पैसा दिया, where he lived and wrote the volumes
and she also funded the publication of the volumes. So if the stupa complex has survived, it is in no small measure due to wise decision. तो आज के टाइम पे अगर ये सांची स्तूपा सरवाइव कर रहा है तो ओनली बिकॉज ऑफ दी भोपाल रूलर्स की वजह से हो रहा है. सो इफ द स्तूपा कॉम्प्लेक्स सरवाइव है तो इसमें वह एक वाइज डिसीजन जो है, एक छोटा सा लेकिन बहुत ही बुद्धिमानी वाला डिसीजन तो भोपाल के रूलर्स ने लिया, जिसकी वजह से आज ये स्तूपा सरवाइव कर रहा है. एंड टू गुड लक इन एस्केपिंग द आइज ऑफ द रेलवे कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि ये जो है पहाड़ियों के बीच, झाड़ियों के बीच में था, इसकी वजह से जो सांची स्तूपा है वो एक्चुअली रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स के आंखों से जो है दूर था, या बिल्डर्स एंड दोज लुकिंग फॉर फाइंड्स टू कैरी अवे टू द म्यूजियम्स ऑफ यूरोप. ठीक है, तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर, तो सांची स्तूपा इज वन, सांची इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर. द डिस्कवरी ऑफ सांची हैज वास्टली ट्रांसफॉर्म्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली बुद्धिज्म. तो भाई मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया है, आपको ये पूछा जा सकता है जस्टिफाई द स्टेटमेंट. ठीक है, अब जस्टिफाई द स्टेटमेंट बोले तो आपको ये पूरा का पूरा आपको बताना पड़ेगा. एंड टुडे जो है सांची स्टैंड टेस्टिमनी टू द सक्सेसफुल रिस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ अ की आर्कियोलॉजिकल साइट बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो ये हो गया पूरा आपका भोपाल रूलर्स का कंट्रीब्यूशन और जॉन मार्शल से रिलेटेड पॉइंट, जो कि सांची स्तूपा के प्रिजर्वेशन में बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं. तो जहां सांची स्तूपा सरवाइव किया, व्हाई नॉट अमरावती सरवाइव, क्वेश्चन आपसे बोर्ड पूछता है, कंपैरेटिव क्वेश्चन है, एनालॉजिकल क्वेश्चन है, तो करके जरूर जाइएगा. अब आ गया नेक्स्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन. द गिवन स्कल्पचर फ्रॉम द 5th सेंचुरी. अब यहाँ टाइम पीरियड दे दिया, तो भाई टाइम पीरियड यहाँ से पढ़ लीजिए, क्योंकि किस टेम्पल का टाइम पीरियड दिया है एग्जाम में हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन पे आपको दूसरे तरीके से पूछ ले कि देवघर टेम्पल जो है वो कौन से टाइम पीरियड में बना है. द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन दे दे, कैलाशनाथ का टेम्पल कहाँ कब बना है, क्या कौन से प्लेस से रिलेटेड है, देवघर का टेम्पल कौन से टाइम पीरियड में बना है. तो ये आपका 5th सेंचुरी में बना है. डिपिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डेटीज, तो कौन से भगवान को डिपिक्ट कर रहा है. ऑप्शन ए कहता है इंद्रदेव को, ऑप्शन बी शिवा, ऑप्शन सी रुद्रा एंड ऑप्शन डी विष्णु. तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, भाई करेक्ट आंसर है भगवान विष्णु. ठीक है, गॉड विष्णु को डिपिक्ट कर रहे हैं. तो विष्णु रिक्लाइनिंग ऑन दी सर्पेंट, शेषनाग, सर्पेंट को क्या बोलते हैं शेषनाग. कैप्चर फ्रॉम देवगढ़, और देवगढ़ कहाँ है उत्तर प्रदेश. कौन से टाइम पीरियड का, सिर्का 5th सेंचुरी कॉमन एरा का है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is correct regarding वीरा शैवा और लिंगायत ट्रेडिशन. तो वीरा शैवा और लिंगायत ट्रेडिशन ये आपका भक्ति मूवमेंट, मेडाइवल इंडिया. तो अगर हम भक्ति मूवमेंट के बारे में बात करें बच्चों, तो भक्ति मूवमेंट की बिगनिंग कहाँ पर होती है, साउथ में होती है. ठीक है, भक्ति मूवमेंट सबसे पहले साउथ में शुरू होता है, नॉर्थ में वो बहुत बाद में पहुंचता है. ठीक है, तो वीरा शैवा जो है उन्हीं में से एक है, और इससे रिलेटेड पॉइंट आपको पूछा गया है. क्या पूछा है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है. तब करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा. ऑप्शन ये कहता है they emphasize ब्राह्मण as the supreme entity. तो क्या वीरा शैवा या फिर लिंगायत जो है ये ब्राह्मण्स को सुप्रीम एंटिटी कहते हैं क्या, क्या ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर के फेवर में थे क्या. ऑप्शन बी कहता है they do not bury their dead person, ये अपने डेड पर्सन को बरी नहीं करते थे. ठीक कहता है they believe that on death, मरने के बाद they will be united with Shiva, तो शिव जी के साथ में यूनाइटेड हो जाते हैं. एंड डी कहता है they are the followers of विष्णु, कि ये जो है विष्णु भगवान के फॉलोवर्स है. तो अगर हम बात करें लिंगायत या वीरा शैवा, तो ये जो है ये शिव के फॉलोवर्स है. ठीक है, विष्णु के नहीं, शिव के फॉलोवर्स है. और चलिए अब हम इसका करेक्ट आंसर चेक करते हैं. व्हाट इज द करेक्ट आंसर, भाई करेक्ट आंसर है दैट दे बिलीव दैट, उनका ये मानना है दैट ऑन डेथ दे विल बी यूनाइटेड विद शिवा. अगर उनकी डेथ हो जाएगी, वो इतनी भक्ति शिव जी की करते हैं कि मृत्यु के बाद भगवान शिव से इनका मिलन हो जाएगा. ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. तो ये हो गया आपका करेक्ट स्टेटमेंट. बाकी आपके जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज इट वाज अगेंस्ट ब्राह्मणिकल ऑर्डर. ठीक है, ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर के अगेंस्ट में था, इसीलिए तो
अलवर्स, नैनार्स, ये सारे भक्ति मूवमेंट आते हैं ना, तो इन सबको पढ़ के जाना। अलवर्स के बारे में पढ़कर जाना, नैनार्स के बारे में पढ़कर जाना, अलवर्स की बुक के बारे में पढ़ना है, नैनार्स की किताब के बारे में पढ़ना, ये सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं। तो अब हम बात करते हैं वीरा सैवा ट्रेडिशन। तो अब भाई ये क्वेश्चन आ गया, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो ओरिजिन, तो भाई ये भक्ति मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 12th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो इट इज रिलेटेड विद कर्नाटका। और इनको स्टार्ट किसने किया था? हु वाज द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट एंड हु वाज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस मूवमेंट? तो इट वाज एक ब्राह्मण थे जिनका नाम बासवाना था। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम बासवाना था एंड ही वाज द मिनिस्टर। वो मिनिस्टर थे। कहाँ के मिनिस्टर थे? वो मिनिस्टर थे इन द कोर्ट ऑफ अ कालाचूरी रूलर। तो अब कालाचूरी रूलर जो है कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये आपको क्वेश्चन मिल गया। तो कालाचूरी रूलर जो है दे बिलोंग्स टू कर्नाटका। क्लियर हो गया? कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। अब जो बासवानास के जो फॉलोअर्स हैं उनको वीरा सैवा कहा जाता है। वीरा सैवा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई ये शिव जी के फॉलोअर्स हैं, ये शिव के फॉलोअर्स हैं। और जो वीरा सैवा का मतलब है हीरोज ऑफ शिवा, यानी कि शिव जी के हीरो। अब लिंगायत का मतलब क्या है? तो भाई ये गले में ना एक शिवलिंग धारण करते थे, इसलिए इनको लिंगायत कहते। एक सिल्वर का केस बनाते थे, उसमें शिवलिंग रखकर गले में माला के रूप में धारण करते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? इसलिए इनको लिंगायत कहा जाता था। ओके, अब बात करते हैं इनके टीचिंग्स या फिर इन्होंने किस चीज का प्रोटेस्ट किया, वो सारा पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें लिंगायत की, लिंगायत चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट। तो अभी मैंने बताया ना कि ये ब्राह्मणिकल जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट में थे, लेकिन अब देखो इसको स्टार्ट करने वाले कौन है? इसको स्टार्ट करने वाले खुद एक ब्राह्मण है। ठीक है, खुद एक ब्राह्मण है जो इस पर्टिकुलर सिस्टम से, जहां पर कास्ट बेस्ड हायरार्की है, उससे वो नाराज थे। समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके वो अगेंस्ट में थे। ठीक है, तो दे वर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कास्ट, फर्स्ट पॉइंट मिल गया। तो लिंगायत वर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कास्ट एंड द पोल्यूशन। और किसके अगेंस्ट में थे? ये जो पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था एट्रीब्यूटेड टू सर्टेन ग्रुप। तो कुछ लोगों को समाज में एकदम लोअर कैटेगरीज में रखा गया, जैसे आपने चंडालास के बारे में पढ़ा है बुक में। ठीक है, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था कि वो जो है आपके गांव के अंदर या शहर के अंदर आ नहीं सकते, और अगर आए तो उनको जो लाठी ठोक कर आना पड़ेगा, कोई उनको देखने नहीं चाहिए। और इसके अलावा अगर बर्तनों के बारे में बात करें तो जो डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स थे मरने वाले की, उनको यूज करना है। वो कोई सोना या चांदी के आभूषण नहीं पहन सकते हैं, उनको लोहे के सारे सामान पहनने, उनको देखना मतलब वो जो है अशुभ होता है। इस तरह का एक पूरा सिस्टम बना के रखा हुआ था। तो ऐसे पॉल्यूशन के वो अगेंस्ट थे। एंड दे आल्सो क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। अनदर पॉइंट क्या मिला? दे आल्सो क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। तो पहले हमने देखा दैट लिंगायत ने किस चीज को चैलेंज किया? दे चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट, दे वर अगेंस्ट द पॉल्यूशन एंड दिस पॉल्यूशन इज एट्रीब्यूटेड टू सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? दे आल्सो क्वेश्चन व्हाट? द थ्योरी ऑफ व्हाट? The theory of rebirth and they want them followers amongst those। तो अब ये जो इनकी आइडियोलॉजी थी, ये जो इनके टीचर्स थे, या तो ये जो इनकी जो सोच थी, जिसके वजह से उन सारे लोगों का इनको सपोर्ट मिला जो इन सारी चीजों से प्रभावित थे, जो इनके अगेंस्ट में थे, जो इस तरह के चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। तो द लिंगायत ऑल्सो एनकरेज सर्टेन प्रैक्टिसेस डिसअप्रूव्ड। और इन्होंने कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस जो धर्म सूत्रास में या धर्म शास्त्रास में कहा है, उसे इन्होंने डिसअप्रूव किया। अब कौन से प्रैक्टिसेस को, विच प्रैक्टिसेस वर डिसअप्रूव्ड? अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन बना के रखिएगा दैट विच प्रैक्टिसेस वर डिसअप्रूव्ड। ठीक है, विच धर्म सूत्रास प्रैक्टिसेस या फिर विच प्रैक्टिसेस व्हिच इज अप्रूव्ड इन धर्म सूत्रास वर एक्चुअली डिसअप्रूव्ड बाय वीरा सैवा। तो नंबर 1 such as post puberty marriage and the remarriage of widows। ठीक है, and such as post puberty marriage and the remarriage of widows। So our understanding of the Veera Saiva tradition is derived from Vachnas। अब वीरा सैवा के बारे में कहाँ से पता चलता है? वचनास से। और वचनास का मतलब क्या है? saying composed in Kannada। किन्होंने कंपोज किया है? women and men who join the movement। ठीक है, तो यहाँ पर
हमने क्या देखा, लिंगायत ऑल्सो इनकरेज, सॉरी एक पॉइंट हमने आपको गलत तरीके से बताया, दैट लिंगायत इनकरेज सर्टेन प्रैक्टिसेस जो धर्मसूत्रास में डिसअप्रूव थे। तो धर्मसूत्रास में पोस्ट पुबर्टी मैरिज और विडो का रीमैरिज डिसअप्रूव था, लेकिन लिंगायत ने इसे क्या किया है, सपोर्ट किया है। ठीक है, लिंगायत ने इसे सपोर्ट किया है, पोस्ट पुबर्टी मैरिज और आपका कौन सा, विडो रीमैरिज को लिंगायत सपोर्ट करते हैं, लेकिन धर्मसूत्रास में इसे डिसअप्रूव किया है। और वीराशैवस के बारे में कहां से पता चलता है, फ्रॉम वचनास से पता चलता है। वचनास का मतलब सेइंग है, और इसे कंपोज करने वाले कौन थे, इसे कंपोज करने वाले मेन एंड वुमेन थे, जिन्होंने इस वीराशैवा मूवमेंट को ज्वाइन किया था। और इसकी भाषा कौन सी है, तो वचनास जो है वो कन्नड़ा भाषा में लिखी गई है, कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। भाई कई सारे हमारे पॉइंट हो गए, क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो आपको इतने क्वेश्चन जो हमने किए, अब आपको समझ में आ रहा है ना आपका प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, तो बकायदा अगर जो भी पॉइंट आपके छूटे हैं तो उनको फटाफट प्रिपेयर कर लीजिए, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ दिया है बैटल ऑफ कालीकोटा। तो भाई बैटल ऑफ कालीकोटा कौन से चैप्टर से, अब हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, तो यहाँ हमारा टॉपिक चल रहा है मेडाइवल इंडिया। बैटल ऑफ कालीकोटा भी मेडाइवल इंडिया के एक चैप्टर से है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट चैप्टर, विजयनगरा किंगडम। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नगालपुरम, ठीक है, नगालापुरम। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ कमलापुरम टैंक, और फोर्थ है आपका इमरजेंस ऑफ द सल्तनत ऑफ गोलकुंडा। तो भाई अगर आपको इस तरह के क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस को करने हैं, तो जब हम इन क्रोनोलॉजिकल पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं, तो बच्चों ये जो क्रोनोलॉजिकल पॉइंट है ना, ये आपके बुक के अंदर से दिया है। तो बुक के अंदर में कृष्णा देवराया के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट है, या फिर उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम अमुक्त माल्यदा है, इन सब के मीनिंग, इन सब के बारे में आप पढ़िएगा, कौन से टाइम पीरियड में लिखा है, ये सारा पॉइंट पढ़ के जाइएगा। और साथ ही साथ टाइमलाइन देखिएगा, और विजयनगर एम्पायर से और एक टाइमलाइन आपको कवर करना है। तो विजयनगर एम्पायर से आपको आखिर कौन सा टाइमलाइन कवर करना है, तो वहां पर जितने फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे ना, उनका टाइमलाइन भी कवर कीजिएगा, क्योंकि उससे आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस कवर होते हैं। ओके, तो चलिए हम इसका आंसर चेक करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, तो भाई करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3241। ऑप्शन क्या है, सी का है, दैट इज 3241, यानी कि फर्स्ट आपका है 3, फिर उसके बाद में सेकंड है नगालापुरम, उसके बाद है आपका फोर्थ ये वाला पॉइंट, ये आपका होगा इसमें, ये आपका एक्चुअली थर्ड पॉइंट होगा, दिस इज थर्ड, और ये है आपका फोर्थ पॉइंट। तो अब इन इवेंट को हम देखते हैं, तो आखिर बैटल ऑफ कालीकोटा ये फोर्थ क्यों है, भाई ये जो है ना, ये विजयनगर एम्पायर के जो कुलवा डायनेस्टी है उसके एंड का सिंबल है, तो ये इसलिए लास्ट है। ठीक है, और अगर हम बात करें नगालापुरम, तो ये अर्बन सिटी, ये जो है कृष्णदेवराया ने अपनी माँ के नाम पर एस्टैब्लिश किया था। कमलापुरम टैंक एक बहुत ही पुराना टैंक है, और सल्तनत जो है उनका इमरजेंस जो है इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे था। तो यहाँ मैंने कुछ की जो है इसका ऐड कर दिया है टाइमलाइन का। तो अब यहाँ पर देखिए 1565 बैटल ऑफ रक्षणी तंगड़ी, जिसे हम बैटल ऑफ कालीकोटा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अर्ली इयर्स ऑफ द 15th सेंचुरी में हम क्या देखते हैं, दैट इज अर्ली इयर्स ऑफ 15th सेंचुरी में हम कमलापुरम जो टैंक है ना, कमलापुरम टैंक उसका जो है फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, तो कमलापुरम टैंक मैंने नहीं लिखा, भूल गई, तो ये डबल रिपीट हो गया। 1518 इमरजेंस ऑफ सल्तनत ऑफ गोलकुंडा, तो गोलकुंडा में वह गोलकुंडा के सल्तनत का इमरजेंस है 1518 में। इसके अलावा ये जो टाइम पीरियड है कोलैप्स ऑफ बहमनी किंगडम से भी रिलेटेड है, ये पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और 16th सेंचुरी में कृष्णा देवराया जो है इन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया, एक सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगरा, जिसका नाम था नगालापुरम आफ्टर हिज मदर। तो ये इसका टाइम पीरियड आपको मैंने दे दिया है। तो आपको क्लियर हो गया कि क्या क्या होंगे पॉइंट, तो इसका टाइमलाइन आप पढ़िएगा। मैंने आपको बता दिया यहाँ से कौन कौन से टाइमलाइन पढ़ने, स्पेशली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के लिए। तो भाई जो ट्रैवलर्स आए थे उनके बारे में पढ़िएगा। लास्ट पेज में जो टाइमलाइन है कई सारे डायनेस्टीज का, दिल्ली सल्तनत का भी एस्टैब्लिश हुआ, मुगल डायनेस्टी का भी एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, ये सारे पॉइंट वहां पर कवर करते हैं, तो डेफिनेटली उसे आप एक बार रीड जरूर से कीजिएगा। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन,
दैट इज फ्रॉम द टेम्पल्स एंड लोकेशन। तो कौन सा टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? तो अभी मैं कुछ देर पहले आपको देवघर वाले टेम्पल में बोल रही थी ना क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बनते। तो लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन प्रेजेंट है। बृहदेश्वरा टेम्पल, चेन्नकेस्वा टेम्पल, हाजरारामा टेम्पल, चिदम्बरम टेम्पल, और कहाँ है इसका लोकेशन? विजयनगरा, तमिलनाडु, वेलूर और थांजावुर। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन टेम्पल्स के साथ साथ आपको और क्या पढ़ना है, विजयनगर एम्पायर का आर्किटेक्चरल फीचर्स आप पढ़ करके जाइएगा, और वहां से आप महानवमी डिब्बा पढ़िएगा, और इसके अलावा हाजरारामा टेम्पल पढ़िएगा। इसके अलावा आपको और क्या पढ़ना है? इसके अलावा आपको जो लोटस महल है उनके बारे में पढ़िएगा, एलिफेंट के स्टबल्स के बारे में पढ़िएगा। ये सारे आपके आर्कियोलॉजिकल पॉइंट्स है, और आर्किटेक्चरल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से इंपॉर्टेंट कवर होते हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसका करेक्ट आंसर चेक करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में आपका दैट इज द फर्स्ट वन, बृहदेश्वरा टेम्पल। भाई बृहदेश्वरा टेम्पल शिव जी का टेम्पल है, और ये कहाँ पर है? ये आपका थांजावुर में है। ठीक है, इसके अलावा चेन्नकेस्वर टेम्पल, अब ये कहाँ पर है? ये आपका साउथ के बेलूर में है। ठीक है, हाजरारामा टेम्पल ये आपका विजयनगर में है, एंड चिदम्बरम टेम्पल जो है ये भी शिव जी का है, और ये कहाँ पर है? ये आपका तमिलनाडु में। मिल गए आपको कई सारे प्लेसेस। ठीक है, अब आ गए अगले क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ इंडिया फ्रॉम द 16th सेंचुरी विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देख रहे हैं ना कितने सारे ऐसे आइडेंटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब रूलर को आपको पहचानना है, टाइम पीरियड कौन सा बोला? 16th सेंचुरी बोला, और ऑप्शंस दिए हैं। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि वेंट ऑन अ पिलग्रिम, तो वो पिलग्रिमेज, वो एक तीर्थ यात्रा करने गए थे। कहाँ करे? अजमेर में, और कितने बार गए? 14 टाइम। तो भाई अजमेर में 14 टाइम्स जाने वाले रूलर्स का क्या नाम है? इसके अलावा ही सॉट ब्लेसिंग फॉर न्यू कॉन्क्वेस्ट। अब यहाँ पर बोला है कि आखिर वो अजमेर शरीफ क्यों जाते थे? तो वो अजमेर शरीफ इसलिए जाते थे जो न्यू कॉन्क्वेस्ट हो रहे थे, जो नई जीत हासिल कर रहे थे उसके लिए, एंड द बर्थ ऑफ सन, और उनके बेटों के जन्म के लिए वो वहां पर पहुंचे थे। भाई इनमें से कौन से रूलर है? तो आपको और एक पॉइंट बता दें, जब आपका अजमेर शरीफ के बारे में बात आ गई तो सूफीज्म के बारे में आपको पढ़ना है, और जो सूफीज जो गुरु है ना, जिनका पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपके बुक में दिया है, उनके बारे में पढ़ के जाइएगा, और सूफी हॉस्पिसेस के बारे में आप पढ़ के जाइएगा, खानका के बारे में पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके वहां से जो है इम्पोर्टेंट कवर होते हैं। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और कीजिएगा कि सूफीज्म का स्टेट के साथ क्या रिलेशन है, या फिर कौन से सूफी ऑर्डर ने स्टेट के साथ रिलेशन मेंटेन किया, और किसने स्टेट के साथ में रिलेशन मेंटेन नहीं किया। ठीक है, और किस सूफी जो है संत को जो है आपका गरीब नवाज के रूप में जाना जाता है, ये सारे, और कौन वह अमीर खुसरो किनके जो है स्टूडेंट थे, ये सारे क्वेश्चंस आप कवर करके जाइएगा। तो हम इसका आंसर देखते हैं। तो करेक्ट आंसर है बच्चों अकबर। ठीक है, तो अकबर जो है वो अजमेर शरीफ से बहुत ही प्रभावित थे। तो बाय द 16th सेंचुरी द श्राइन, श्राइन मींस यहाँ पर कौन सा? दैट इज अजमेर शरीफ। यहाँ पर आपका किसके बारे में बोला है? अजमेर शरीफ had become very popular. So when did Ajmer Sharif become very popular? By the 16th century. In fact, it was the spirited singing. अब यहाँ पर कवाली होती थी, एकदम spirited singing of pilgrims bound for Ajmer that inspired Akbar to visit the town. तो ये जो संगीत है और यहाँ का जो पॉपुलैरिटी है वो अकबर को भी उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया। And he went there 14 times. वो वहाँ कितने बार जाते हैं? 14 times, और कई बार तो साल में 2 से 3 बार गए। अपने पूरे लाइफ टाइम में वो 14 टाइम्स गए, लेकिन कई बार साल में 2 से 3 बार भी वहां पर पहुंचे। और क्यों पहुंचे? Why did he went there? To seek blessings for new conquest, नई जीत के लिए, ब्लेसिंग्स लेने के लिए, फुलफिलमेंट ऑफ वॉव्स, जो उन्होंने वहां पर मन्नत मांगी थी उसको पूरा करने के लिए वो वहां पहुंचे, और उनके एंड द बर्थ ऑफ सन। ठीक है, एंड ही मेंटेन दिस ट्रेडिशन। कब तक उन्होंने इसे मेंटेन किया? 1580 तक मेंटेन किया। एंड ईच ऑफ दीज विजिट वाज सेलिब्रेटेड बाय जेनरस गिफ्ट, और जब भी वो वहां पर गए हैं वो वहां पर जो है गिफ्ट लेकर पहुंचे, which were recorded in imperial documents.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब वो 1568 में वहां पर पहुंचे थे, ही ऑफर्ड अ ह्यूज कॉल्ड्रन, ठीक है, देख एक बहुत बड़ी कढ़ाई, टू फैसिलिटेट कुकिंग फॉर पिलग्रिम, एंड ही आल्सो हैड अ मॉस्क कंस्ट्रक्टेड, और उन्होंने यहाँ पर एक मॉस्क भी बनाया है। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट पॉइंट अजमेर शरीफ के बारे में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंक्लूडेड द कंपोजिशन ऑफ गुरु तेग बहादुर जी इन दी गुरु ग्रंथ साहिब। तो अब ये सारे सिख लीडर हैं, तो ऑप्शन है गुरु हरगोविंद जी, हरगोविंद सिंह साहिब जी, बी है गुरु गोविंद सिंह जी, सी है गुरु अर्जन देव जी, और डी है गुरु हरकृष्ण साहिब जी। ठीक है, अब यहाँ पर इनमें से किसने जो है गुरु तेग बहादुर जी के कंपोजिशन को किसमें इंक्लूड किया है? गुरु ग्रंथ साहिब, द होली बुक ऑफ सिखिज्म, है ना। तो अब चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया इन दी लेट 17th सेंचुरी। ठीक है, कौन सा टाइम पीरियड है बच्चों यहाँ पर? ये जो टाइम पीरियड है आपका लेट 17th सेंचुरी का टाइम पीरियड है। इसमें कौन से गुरु? 10th प्रिसेप्टर, प्रिसेप्टर का मतलब क्या है? गुरु है। ठीक है, गुरु है, तो 10th प्रिसेप्टर उनका नाम क्या था? Who was the 10th गुरु ऑफ सिखिज्म, और who was the 10th प्रिसेप्टर ऑफ सिखिज्म? कौन थे? तो ये थे आपके गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी, एंड ही इंक्लूडेड द कंपोजिशन। अब उन्होंने किसके कंपोजिशन को गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड किया? 9th गुरु। तो यहाँ पर आपको दो गुरु के नाम मिल गए। 9th गुरु कौन है, 10th गुरु कौन है? अब भाई गुरु के भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स आते हैं, तो जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो सिखों के जो गुरु जी है जिनके नाम आपकी किताब में दी गई है, आप उन गुरु साहिब के जो है आप उनका क्रोनोलॉजिकल लिस्ट एक बार जरूर से देखकर जाइए। क्या पता वहां से एमसीक्यू आ जाए, है ना। अब क्या पता का मतलब ये नहीं समझना कि मैम बोली क्या पता नहीं आएगा, ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि हिस्ट्री के बुक में ना कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इतना मटेरियल दिया है ना आपके बुक में कि इसका क्या कहें, तो इसीलिए हर कोना इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए कुछ छोड़ना नहीं है बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको दो गुरुओं के नाम मिल गए, 9th गुरु, 10th गुरु। 9th गुरु कौन है? गुरु तेग बहादुर जी। 10th गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी। एंड दिस स्क्रिप्चर वाज कॉल्ड, तो इनकी जो कंपोजिशंस को उन्होंने गुरु जिस किताब में इंक्लूड किया उसे हम गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। इसके अलावा गुरु गोविंद जी के और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जो है इन्होंने किस चीज का फाउंडेशन स्टैब्लिश किया था? He laid the foundation of the खालसा पंथ। तो नेम ऑफ द सिख गुरु who laid the foundation of the खालसा पंथ, तो कौन है वो? वो हो गए आपके गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ यानी कि आर्मी ऑफ द प्योर, तो खालसा का मतलब क्या है ये भी आपका आ गया, मैच द फॉलोइंग में। एंड डिफाइन इट्स 5 सिंबल, तो व्हाट आर द 5 सिंबल ऑफ खालसा पंथ? जो लोग खालसा के फॉलोवर्स है वो 5 सिंबल जो है उनमें देखने के लिए मिलेगा। अब वो 5 सिंबल क्या है? चलिए आपको ये भी पॉइंट मिल गया। अनकट हेयर, ये जो है हेयर कट नहीं करते, पगड़ी पहनते हैं। इनके पास एक डैगर होता है, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स होते हैं, अ कॉम्ब एंड अ स्टील बैंगल पहनते हैं। तो ये हो गया 5 सिंबल्स ऑफ खालसा पंथ, तो ये पढ़ के जाइएगा। अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सिंबल्स ऑफ खालसा पंथ, तो क्या क्या सिंबल है? अनकट हेयर, dagger, a pair of shorts, a comb, a steel bangle. These are the symbol of what? These are the symbol of Khalsa Panth. Okay, and under Guru Gobind Singh Ji, where the community got consolidated. Community जो है बहुत ही अच्छा जो है अपना रूप हासिल करता है as a socio-religious and what force? As a socio-religious and military force. Okay, तो ये हो गया हमारा सिखों वाला टॉपिक। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है जितने भी गुरु है उनकी जो टीचिंग्स दी गई है उनके बारे में आपको पढ़ना है। गुरु नानक साहिब के टीचिंग के बारे में पढ़ना है, कबीर जी के बारे में पढ़ना है, मीरा जी के बारे में पढ़ना है, सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा, सूफीज्म से क्या पढ़ना है, ये सारा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो सारे सजेशंस हो गए भाई, पढ़ लीजिए। ठीक है, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट, जितना भी हम टीचर्स आपको कराए लेकिन आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यूज है ना ये आपको रिविजन के बहुत अच्छे ऑप्शन देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक बार हड़प्पा से क्वेश्चन आ रहा है, एक बार आपका मगधा से क्वेश्चन आ रहा है। तो आपके 5 जो 4 चैप्टर से चारों में से जो है आपके एमसीक्यू कवर होंगे, है ना।
एंशिएंट इंडिया वाले। मेडाइवल में भी 4 चैप्टर्स है, वहां से भी एमसीक्यू चारों से कवर होंगे। और आपके जो थर्ड बुक है पार्ट 3, वहां से भी एमसीक्यू कवर होंगे। और रहा बात आपका पैसेज का, तो पैसेज तो तीनों बुक से एक एक पैसेज कवर होते हैं, है ना। और ये पैसेज 4 मार्क्स के, लेकिन पैसेज जो है वो सब्जेक्टिव है। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल हो गया आपका 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो जब इंटरनली इन सारे पॉइंट को हम स्ट्रांगली पढ़ेंगे ना, तब हम पैसेज के करेक्ट आंसर को कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इस एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द मुगल्स। आ गया लैंड रेवेन्यू सिस्टम किसका, मुगल्स का, मुगल्स के टाइम का, यानी कि 16th और 17th सेंचुरी में। तो यहाँ पर ऑप्शन ये कहता है द रेवेन्यू कलेक्शन जो है, यानी कि ये जो रेवेन्यू कलेक्टर्स है, कलेक्टेड टैक्सेस, ये टैक्स कलेक्ट करते हैं ऑफ लैंड इन कैश ओनली। तो क्या मुगल एम्पायर जो है, यानी कि 16th और 17th सेंचुरी में जो मुगल्स जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, क्या वो केवल कैश लेते थे या फिर काइंड मतलब ग्रेन्स वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द कल्टिवेटेड लैंड वर टैक्स्ड विदाउट एनी मेजरमेंट, यानी कि जो कल्टिवेटेड लैंड थे उसको बिना मेजरमेंट किए ही उस पर टैक्स लगा दिया था। ठीक कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड वाज द इकोनॉमिक मेनस्टे ऑफ द एम्पायर। तो जो लैंड से जो रेवेन्यू आता था वो मेन इकोनॉमिक मेनस्टे था अब इस एम्पायर का। और डी कहता है द टैक्स कलेक्टर यूज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस। तो ये जो टैक्स कलेक्टर है वो टैक्स कलेक्ट करते थे विद द हेल्प ऑफ शाहूकार। ठीक है, साहूकारों के हेल्प से ये टैक्स कलेक्ट करते थे। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, ट्रू वाला स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। भाई अब तक ट्रू 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 मिल रहा है, इनकरेक्ट भी पूछा जाता है, फॉल्स स्टेटमेंट भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से आपको पढ़कर चलना है। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है दैट ऑप्शन सी, दैट रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड। तो जमीन से जो रेवेन्यू जनरेट होती थी मुगल सिस्टम पे, वो उनके इकोनॉमिक मेन स्टे का फाउंडेशन था। तो भाई ये तो बात सही है कि एग्रीकल्चर से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो किसी भी डायनेस्टी का जो मेन इकोनॉमिक स्टे, ठीक है, इकोनॉमिक स्टे था जिसके बेसिस पर वो अपना एम्पायर चलाते थे। ठीक है, तो अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहला इस रेवेन्यू सिस्टम का इट वाज अ इकोनॉमिक मेन स्टे। लैंड रेवेन्यू जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है व्हाट वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द मुगल एम्पायर। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम मुगल एम्पायर के लिए क्या था, लैंड रेवेन्यू वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर मुगल एम्पायर। नेक्स्ट क्या है कि जब कोई चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम प्रॉपर स्ट्रक्चर रेडी करेंगे, यानी कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेटर्स रेडी करेंगे। तो मुगलों ने लैंड रेवेन्यू को प्रॉपरली डील करने के लिए क्या कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रेडी किया था, तो आंसर होगा यस। तो अब उसके बारे में पढ़े, द स्टेट क्रिएटेड। तो ये जो मुगल स्टेट है दे क्रिएटेड अ मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इन लोगों ने लैंड रेवेन्यू को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया था, अ मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कंट्रोल प्रोडक्शन एंड कलेक्ट टैक्सेस अक्रॉस द एम्पायर। पूरे एम्पायर पे जो है प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए इन्होंने एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था। और उसके मेन ऑफिशियल का नाम क्या है, की ऑफिशियल थे दीवान। दीवान मतलब हेड ऑफ फाइनेंस। ठीक है, और उनके मेन ऑफिशियल थे दीवान एंड ही सुपरवाइज द एंटायर फिस्कल सिस्टम, यानी कि एंटायर रेवेन्यू सिस्टम को कौन देख रेख करते थे, दीवान के अंडर निगरानी में होती थी। ओके, अब इसके बाद में अब उन्होंने रेवेन्यू से रिलेटेड भी असेसमेंट किया था। तो दैट इज 2 स्टेजेस ऑफ रेवेन्यू। अब इन्होंने रेवेन्यू के 2 स्टेजेस को यहाँ पर इंश्योर किया। तो टू एंश्योर द स्टेट गॉट इट्स शेयर, तो स्टेट को अपना शेयर जो है वहां पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मिलने के लिए इन्होंने क्या किया था, इस प्रोसेस को 2 स्टेप्स में डिवाइड किया था। अब ये 2 स्टेप्स जो है उनका नाम क्या था, तो पहला है आपका असेसमेंट जिसे कहते हैं जमा, और दूसरा है कलेक्शन यानी कि हासिल। तो भाई ये जमा और हासिल में क्या अंतर है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन व्हाट, डिफरेंस बिटवीन जमा एंड हासिल। 1 सिंगल लाइन का आंसर है, एमसीक्यू में भी आपको पूछा जा सकता है। तो जमा का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ टैक्स
टैक्स फिक्स्ड, ठीक है। जमा का मतलब क्या है, जो जमा है उसका मतलब है कि जो टैक्स जो है गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, यानी कि मुगल स्टेट ने फिक्स किया है या फिर डिसाइड किया है कि वो पीजेंट से वो टैक्स लेंगे, तो इतना टैक्स हम पीजेंट से लेंगे, दैट इज कॉल्ड जमा। अब हासिल क्या है, अब भाई हमने सोचा 100 रुपीज मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली हमें मिले 80 रुपीज, दैट 80 रुपीज इज आवर हासिल। आया समझ में? हमने सोचा कि टैक्स फिक्स किया, मान लो पूरा मिला के 100 रुपीज होगा, पूरा मिलाकर 100 रुपीज होगा, लेकिन जनरली हमने कितना हासिल किया, कितना हमारे पास आया, हमारे पास 80 रुपीज आया। तो दिस 80 रुपीज इज द अमाउंट एक्चुअली गैदर्ड फ्रॉम द फार्मर्स, यानी कि फार्मर से हमने 80 रुपीज पाया है, दैट इज कॉल्ड हासिल। तो जमा और हासिल क्लियर, जमा मीन्स द टैक्स डिसाइडेड एंड हासिल मीन्स द टैक्स दैट वी कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स। ओके, क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द पेमेंट मेथड एंड गोल। तो अभी हमने क्या देखा कि मोड ऑफ पेमेंट क्या बोला, कैश ओनली, क्या सच में कैश था या फिर कुछ और भी था? तो अब मोड ऑफ पेमेंट में अब यहाँ पर एक ऑफिशियल का नाम आपको दिया है, दैट इज द अमीर गुजर। अमीर गुजर, अब अमीर गुजर का मतलब क्या है? तो ये जो मुगल ऑफिशियल्स है ना, इनके नाम आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। यहाँ से भी आपको मैच द फॉलोइंग एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो अब अमीर गुजर कौन है? तो अमीर गुजर जो है वो एक्चुअली रेवेन्यू कलेक्टर है। अमीर गुजर कौन है? अमीर गुजर रेवेन्यू कलेक्टर है। Was told by अकबर to prefer cash। इनको अकबर ने क्या बोला कि भाई आप कैश प्रिफर कीजिए, आप उनसे कैश लेना प्रिफर कीजिए, बट ये भी बोला बट इन पेमेंट इन काइंड क्रॉप्स वाज आल्सो अलाउड। भाई जिसके पास कैश नहीं है उसके पास हो सकता है उसको जितना रुपया देना है उसमें वो 20 केजी गेहूं दे दे, तो भाई आप 20 केजी गेहूं भी टैक्स के रुपए दे सकते हैं, यानी कि कैश कोई नहीं है, कैश एंड काइंड दोनों यहाँ पर एप्लीकेबल है, ठीक है। अब स्टेट पॉलिसी में और क्या पॉइंट कवर करेंगे? तो स्टेट पॉलिसी में द मुगल्स ट्राइड टू मैक्सिमाइज क्लेम। तो मुगलों ने भी क्या देखा, जितने भी जो राजा होते हैं उन्होंने हमेशा क्या किया है, कोशिश ये कि ज्यादा से ज्यादा क्लेम्स को ले पाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स को कलेक्ट कर पाए, ठीक है, एंड गेट द हाईएस्ट पॉसिबल टैक्स, बट हैड टू एडजस्ट बेस्ड ऑन लोकल कंडीशन। लेकिन भाई इससे लोकल कंडीशन के ऊपर उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह लोकल कंडीशन सेम नहीं है। कहीं पर ड्रॉट और फ्लड आ गया तो वहां पर तो किसानों का नुकसान हो गया, और अगर किसानों का नुकसान हो गया तो जितना रुपया इन्होंने टैक्स फिक्स किया था, यानी कि जमा फिक्स किया था, वहां से जरूरी नहीं है कि उतना रुपया ही मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं लैंड मेजरमेंट। तो लैंड मेजरमेंट को क्या कहा गया? जब तो क्या जहां जहां पर इन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम लगाया, क्या उसका प्रॉपर मेजरमेंट था? तो यस, हाँ, ठीक है। सो डेटा कलेक्शन हुआ, द स्टेट मेजर बोथ कल्टीवेटेड, स्टेट ने टैक्स लगाने के आगे मेजर किया कल्टीवेटेड एरिया को और अनकल्टीवेबल लैंड को भी, ठीक है। कल्टीवेटेड और कल्टीवेबल। कल्टीवेटेड मतलब जहाँ पर कल्टीवेशन हो रहा है, जहाँ पर हम कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है। लैंड टू फिक्स टैक्स फेयरली एंड द रिकॉर्ड अकबर्स एरा का कंपाइल्ड इन आईने अकबरी। आईने अकबरी एक ऐसी किताब जहाँ से हमें बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलते हैं, और आईने अकबरी इज द पार्ट ऑफ व्हाट? अकबरनामा। इसके अलावा औरंगजेब के टाइम पीरियड से भी पता चलता है, इंस्ट्रक्टेड ऑफिशियल टू रिकॉर्ड द नंबर ऑफ कल्टीवेटर्स इन ईच विलेज एनुअली। सालाना जो है हर विलेज में कितने कल्टीवेटर्स है उनका जो नंबर आपको हिसाब करना पड़ेगा। ये कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलता है? औरंगजेब के टाइम से, ठीक है। एंड औरंगजेब से रिलेटेड और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, औरंगजेब वाज द लास्ट जो है पावरफुल मुगल एम्पायर, ठीक है। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस रेडी किया था इसमें एक कमी थी, अब उस कमी को कहते हैं गैप। तो गैप क्या था? नॉट ऑल लैंड वाज मेजर्ड, सारे लैंड को मेजर नहीं किया था। फॉरेस्ट रिमेन्ड अनमेजर्ड ड्यू टू देयर डेंसिटी, फॉरेस्ट को कोई मेजरमेंट नहीं किया गया क्योंकि फॉरेस्ट जो है ना वो बहुत ही घना था, तो उसका मेजरमेंट करना इनके लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए नहीं किया। तो क्लियर हो गया ना सारे पॉइंट आपके लैंड रेवेन्यू सिस्टम मुगल पीरियड के।
तो अगर ये सारे पॉइंट आप अगर अपने आंसर में लिखते तो कहीं से आपका नोट्स नहीं, आपका मार्क्स नहीं कटे। अब आगे हम अपने अगले क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द रोल ऑफ वुमेन। तो अब हम 16th एंड 17th सेंचुरी की कहानी पढ़ रहे हैं और एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं। और जब एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे भाई वुमेन का रोल प्ले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पढ़ना जरूर से 8 मार्क्स में, शॉर्ट आंसर्स में बहुत कुछ ये टॉपिक कवर करता है। और मैंने आपके लिए यहाँ पर सारे कीवर्ड्स ऐड किए हैं जिससे आपको वुमेन का रोल जो है एग्रेरियन सोसाइटी पे बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो खैर उससे पहले हम इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, है ना। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द रोल ऑफ वुमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी ऑफ द मुगल स्टेट। ऑप्शन ए कहता है ओनली आर्टिजनल वर्क जो है वो डन बाय वुमेन। बी कहता है वुमेन वर्क इन द फील्ड विद मैन। वुमेन किसके साथ काम करते हैं, फील्ड में काम कर सकते हैं, मेन के साथ में काम करते हैं। और सी कहता है रीमैरिज वुमेन नॉट अलाउड फॉर डाइवोर्स वुमेन। ठीक है, सॉरी, रीमैरिज वर नॉट अलाउड फॉर डाइवोर्स वुमेन। एंड डी कहता है वुमेन वर टोटली इंडिपेंडेंट। भाई आपको क्या लगता है वुमेन वर टोटली इंडिपेंडेंट थे? खैर चलिए हम आंसर चेक करते हैं। तो करेक्ट आंसर है वुमेन वर्कड इन द फील्ड विद मेन। वुमेन जो है फील्ड में किसके साथ काम करते थे, मेन के साथ में फील्ड में काम करते थे। तो ये मुगल सोसाइटी पे ही या मुगल स्टेट के टाइम पे ये कोई यूनिक नहीं था। आज के टाइम पे भी आप देखिए फील्ड में जो है एग्रीकल्चर के इस फील्ड पे आपको कई महिलाएं जो है काम करते ज्यादा से ज्यादा काम करते दिखेंगे, ठीक है ना। तो वुमेन इन मेडाइवल एग्रेरियन सोसाइटी को एक रिविजन करते हैं। तो लेबर जो है शोल्डर टू शोल्डर, यानी ये मेन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करते थे। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नो जेंडर सेग्रीगेशन, यहाँ पर कोई जेंडर सेग्रीगेशन नहीं है। अनलाइक द एलिट होम वर्सेस वर्ल्ड डिवाइड, isn't men and women work together in the field। ठीक है, नेक्स्ट स्पेसिफिक रोल जो है मेन क्या काम करते थे, टीलिंग एंड प्लॉइंग। मेन जो है आपका खेती में क्या काम करते थे, मेन जो है दे एम्प्लॉयड इन टीलिंग एंड प्लॉइंग। वुमेन क्या काम करते थे, वुमेन के हाथों में क्या काम था, तो वुमेन जो है वो आपका बीज लगाने का काम करती थी, वेडिंग का काम, थ्रेसिंग का काम एंड विनोइंग का काम। दीज आर द वर्क एग्रीकल्चरल वर्क एसोसिएटेड विद वुमेन। अब बात करते हैं आर्टिजनल वर्क भी वुमेन करते थे। तो वुमेन वर एसेंशियल फॉर स्पिनिंग यार्न। तो वुमेन और किस चीज के लिए बहुत जरूरी थे, दे वर एसेंशियल फॉर स्पिनिंग यार्न, नीडिंग क्ले फॉर पॉटरी, और इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी काम जो है ये सारा कुछ महिलाएं करती थी। इसके अलावा द मोर कमर्शियल अ प्रोडक्ट वाज द मोर फीमेल लेबर इट रिक्वायर्ड। तो जितना ज्यादा कोई प्रोडक्ट कमर्शियल है उतना ज्यादा उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए महिलाओं की जरूरत होती थी। लेकिन अब यहाँ पर भी तो आपका जो बायोलॉजिकल टैबूज और बायसेस है वो भी यहाँ पर है। तो डिस्पाइट देयर हार्ड वर्क, महिलाएं इतना हार्ड वर्क करती थी, वुमेन जो है कुछ जो है बायोलॉजिकल फंक्शंस की वजह से उनको रेस्ट्रिक्शंस फेस करना पड़ता था। तो वो रेस्ट्रिक्शंस किसके वजह से, ड्यू टू हर मेंस्ट्रुएशन। ओके, इसके अलावा वेस्टर्न इंडिया के बारे में बात करते थे। तो ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे वुमेन वर नॉट अलाउड टू टच द प्लाउ और पॉटर्स व्हील, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वुमेन से रिलेटेड कुछ जो टैबूज है, जो बायसेस है कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन टाइम वुमेन जो है क्या चीज टच नहीं कर सकती है, वो प्लाउ को टच नहीं कर सकते हैं या फिर पॉटर्स व्हील को टच नहीं कर सकते। तो अब ये टैबू कहाँ पर था, वेस्टर्न इंडिया में। अब बंगाल की बात करते हैं। तो बंगाल में वुमेन वर नॉट अलाउड टू इंटर इन दी बैटल लीफ ग्रोव्स। ठीक है, जो पान के पत्ते होते हैं ना, वहां पर महिलाओं को एंटर करने का परमिशन नहीं था जिस समय उनका मेंस्ट्रुएशन जो है चलता है। तो उस समय वो पान की जो खेती हो रही है वहां पर उनको अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, नाउ अनदर पॉइंट, वुमेन एज अ रिसोर्स। अब वुमेन को रिसोर्स के रूप में भी लिया जाता, कैसे, जैसे कि चाइल्ड बियरर, बच्चों को जन्म देने वाली। सो इन अ सोसाइटी डिपेंडेंट ऑन अ मैनुअल लेबर, जो ऐसी सोसाइटी जो किस पर डिपेंड है, मैनुअल लेबर पर डिपेंड है, वुमेन वर वैल्यूड एज द सोर्स ऑफ फ्यूचर वर्कर। तो ज्यादा बच्चे जन्म देंगे तो ज्यादा लेबर पैदा होंगे। और इसके अलावा डेमोग्राफिक क्राइसिस भी है, हाई मोर्टालिटी रेट देखा गया।
ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन एंड फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ, क्योंकि उस समय तो ऐसे चाइल्ड बर्थ कंट्रोल तो कुछ था नहीं, फैमिली प्लानिंग थी नहीं, महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बच्चे जन्म देते थे। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये था महिलाओं को खाने पीने का दिक्कत कि मेल न्यूट्रिशन की शिकार। अपने मेल मेंबर्स का तो बहुत ध्यान रखती थी, खुद का ध्यान नहीं रखती थी। इवन आज की सोसाइटी भी ऐसी ही है, आज की सोसाइटी में भी ऐसा देखने के लिए मिलता है जहाँ पर फीमेल जो है अपने न्यूट्रिशन का ध्यान बहुत कम रखती है और मेल मेंबर जो है घर पे उनका ध्यान ज्यादा होता है। अब यूनिक सोशल कस्टम इससे रिलेटेड एक पॉइंट। अब यूनिक सोशल कस्टम में ब्राइड प्राइस, जिसे हम लोग जो है एक्चुअली जो यहाँ पर डाउरी के बारे में दिखाया गया, बताया गया। तो अनलाइक एलिट ग्रुप हु यूज डाउरी, एलिट ग्रुप क्या यूज करते थे? डाउरी। peasant family often paid a bride price to the woman's family. Okay, so remarriage for widows and divorced women was considered legitimate and common. Very important. यहाँ पर बोला remarriage for widows and divorced women was considered legitimate and common. Next, control and conflict. अब ये जो सोसाइटी है ये एक ऐसी सोसाइटी थी, पैट्रियार्किकल सोसाइटी थी। तो द हाउसहोल्ड जो है, अब भले महिलाएं एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रही है, आर्टिसनल वर्क में काम कर रही है, प्रोडक्ट्स की व्हील को चला रही है, बहुत काम कर रही है, लेकिन फिर भी जो सोसाइटी है, जो फैमिली है, इट वाज मैन डोमिनेटेड गृहस्थी, ठीक है। एंड मेन फियर्ड लूजिंग कंट्रोल ओवर वुमेन्स रिप्रोडक्टिव पावर एंड यूज्ड ड्रैकोनियन यानी कि हार्श पनिशमेंट फॉर सस्पेक्टेड इनफिडिलिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है? पिटीशंस फॉर जस्टिस। अब महिलाएं जो है कई जगह पे जस्टिस के लिए भी पिटीशन कर रहे हैं। अब ऐसा देखने के लिए कहां पर मिल रहा है? तो ये देखने के लिए मिल रहा है राजस्थान के डॉक्यूमेंट्स, गुजरात और महाराष्ट्र। तो वुमेन पिटीशन द विलेज पंचायत अगेंस्ट। अब महिलाएं जो है डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में पंचायत में पिटीशन फाइल करते हुए भी दिख रही है, जैसे कि हस्बैंड्स इनफिडिलिटी को लेकर और नेग्लेक्ट ऑफ द फैमिली बाय द मेल हेड, ठीक है। इसके अलावा हिडन आइडेंटिटी। तो अगर हम बात करें इन रिकॉर्ड वुमेन्स नेम वर ऑफन ओमिटेड, तो महिलाओं के नाम एक्चुअली गायब होते थे, उनको वाइफ ऑफ, मदर ऑफ, सिस्टर ऑफ, डॉटर ऑफ के रूप में जाना जाता था। अब प्रॉपर्टी राइट के बारे में अगर बात करें, लैंडेड जेंट्री, तो इनहेरिटेंस अमंग द लैंडेड क्लास, यानी कि ऐसी क्लास जैसे कि जमींदार जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है। Women including widows had the right to inherit and sell property. तो यहाँ पर ऐसी वुमेन जो विडो है और जो उनके पास क्या अधिकार है, उनके पास में इनहेरिट करने का, प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का और उसको सेल करने का अधिकार है। इवन जमींदारी की अगर हम बात करें तो जमींदार बोथ हिंदू एंड मुस्लिम वुमेन हेड जमींदारी, वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम वुमेन हेड जमींदारी। एंड फेमस एग्जाम्पल जो है इन 18th सेंचुरी बंगाल में, फेमस एग्जाम्पल वुमेन जमींदारी से रिलेटेड आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? 18th सेंचुरी बंगाल में द राजशाही जमींदारी, वन ऑफ द लार्जेस्ट, वाज लेड बाय अ वुमेन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट को आप कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका वुमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी से आपका बताया गया है कि वुमेन की कंडीशन क्या है, वुमेन किस तरह से काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, उनका इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, उनको बच्चों को जन्म देने के रूप में किस तरह से देखा जा रहा है। तो सारे पॉइंट यहाँ पर कवर हो रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया आपका फॉरेन इंडिया, है ना, यानी कि पार्ट 3 बुक। तो फाइंड द ऑड वन आउट। अब यहाँ पर ऑड खोजना है, यानी ऑड खोजना है मतलब जो इससे रिलेटेड नहीं है ना, जो गलत है। आउट रिगार्डिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। Now Ara, Kavar Singh, Baraut, Samal, C, Singhum, Gonu एंड D जो है हैदराबाद मौलवी अहमदुल्ला साहब। भाई कौन सा जो है वो ऑड वन है, एक्चुअली इनकरेक्ट पेयर है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज हैदराबाद मौलवी अहमदुल्ला साहब, जिनको हैदराबाद से बताया गया। तो ये आपका गलत पॉइंट है। और बाकी जितने भी पॉइंट यहाँ पर दिए हैं, आरा से कुंवर सिंह, बिहार, बरौद परगना, साहमल और सिंहभूम से दोनों, ठीक है। तो ये आखिर कौन है? 1857 के लीडर्स है और उनसे एसोसिएटेड प्लेसेस है। ओके, तो यहाँ मैंने चार्ट में लीडर्स के नाम, प्लेसेस या ग्रुप जो भी है वो आपका
अटैच कर दिया। तो सबसे पहले आपका बहादुर शाह कहाँ से, दिल्ली, नॉमिनल लीडर ऑफ द रिबेलियन। नाना साहेब कानपुर से एंड ही वाज द सक्सेसर ऑफ पेशवा बाजीराव टू। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, कंवर सिंह आरा बिहार, और ये कंवर सिंह कौन थे, लोकल जमींदार थे। ब्रिजेश कबीर जो थे आपके लखनऊ से, अवध से, सन ऑफ नवाब वाजिद अली शाह। तो ये किनके बेटे थे, नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे। शाहमल कहाँ से बिलोंग करते हैं, शाहमल वह परगना बरौद यूपी से, मोबिलाइज जट कल्टीवेटर। इसके अलावा मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद लखनऊ, और पॉपुलरली इनको डंका शाह के नाम से जाना जाता था। तो शाहमल को क्यों डंका शाह के नाम से जाना जाता था, आपके बुक में जो सोर्सेस पॉइंट है वहां पर सारा कुछ मिल। और बुनु जो है ये लीडर ऑफ द कोल ट्राइबल सिंहभूम छोटा नागपुर, वो भी इस 1857 रिवॉल्ट से रिलेटेड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो। अब यहाँ क्या बोला है, ऑल्सो रिलेटेड विद रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 मार्क द एंड ऑफ डैश डायनेस्टी इन इंडिया। तो 1857 रिवॉल्ट के एंड के साथ में भारत में कौन सी डायनेस्टी का एंड होता है। तो भाई 1857 के रिवॉल्ट के बाद में आपको पूछा जा सकता है चेंजेस ऑकर्ड इन इंडिया। इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है, चेंजेस मेड इन इंडिया आफ्टर 1857 रिवॉल्ट। तो 1857 रिवॉल्ट के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है भारत में क्या हो गया, ये खत्म हो गया। अब डायरेक्ट कंट्रोल किसका आ गया बच्चों, डायरेक्ट कंट्रोल अब यहाँ पर आ गया आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल आ गया। और यहाँ पर आपको एंड देखने के लिए मिल रहा है मुगल डायनेस्टी का। किसका एंड, मुगल डायनेस्टी। और इसके लास्ट एम्पेरर कौन थे, लास्ट एम्पेरर थे आपके बहादुर शाह जफर। कौन थे, बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये हो गए लास्ट मुगल एम्पेरर जो कि आपके कौन थे, बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो 1857 रिवॉल्ट मार्क द एंड ऑफ व्हिच डायनेस्टी, ऑप्शन डी क्या था, दैट इज द मुगल डायनेस्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑन जमींदार। तो भाई परमानेंट सेटलमेंट का जमींदार पर क्या इफेक्ट हुआ। तो ऑलरेडी हमने इसके पहले के वीडियो में परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर डिटेल में पढ़ा है, आपको वहां से और क्या पढ़ना है ये भी मैंने बताया। फिफ्थ रिपोर्ट पूरा पढ़िएगा, फिफ्थ रिपोर्ट में क्या एक्सप्लेन किया गया है, फिफ्थ रिपोर्ट क्या है ये मैंने ऑलरेडी बताया है, ये पढ़िएगा। जमींदार जो है वो रेवेन्यू पे में डिफॉल्टर्स क्यों होते थे, इसके अलावा जोतेदार के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब आ जाइए परमानेंट सेटलमेंट ऑन जमींदार। तो दे बिकेम लैंडलेस लेबरर्स। क्या परमानेंट सेटलमेंट की वजह से जमींदार लैंडलेस लेबरर्स बन गए। भी कहता है दे ऑल वर रिप्लेस बाय जोतेदार, इन सबको जोतेदार से रिप्लेस कर दिया। दे सोल्ड देयर लैंड टू ब्रिटिश, दे गेन्ड सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर लैंड। भाई परमानेंट सेटलमेंट जमींदारों के साथ में किया गया था, 1793 में किया गया था। अब इसके वजह से जमींदारों को तो ज्यादा पावर मिलता है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ऑप्शन डी इज द करेक्ट, दे गेन सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर व्हाट, द जमींदार्स गेन सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द लैंड। ओके, हाँ लेकिन एक चीज और है कि भले जमींदारों के साथ में ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट किया, लेकिन इन ब्रिटिशर्स ने जमींदारों को बहुत ही कंट्रोल करना भी शुरू किया था। जमींदार का जो इन्फ्लुएंस है ना, तो पहले के कंपैरिजन में इन्होंने उसको टाइटली कंट्रोल करना शुरू किया था। तो वो पॉइंट भी पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इन्फ्लुएंस्ड बाय पब्लिक ओपिनियन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पब्लिक ओपिनियन कैसे आ रहे, तो पब्लिक तो वहां पर शामिल नहीं हो रहे डिबेट एंड डिस्कशन, लेकिन उनका ओपिनियन कैसे ले रहे हैं। तो ऑप्शंस क्या है, पीपल एयर्ड देयर व्यूज आउटसाइड द पार्लियामेंट हाउस। Who कहता है people gave their reactions through the press. 3. The members of the constituent assembly used to discuss with the public. ठीक है, and 4th है public express their views in the constituent assembly. भाई पब्लिक तो अपने व्यूज को constituent assembly में एक्सप्रेस नहीं करते थे,
लेकिन हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी हो रहा था वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो रहे थे और जनता भी अपने व्यूज को जो है इस न्यूज़पेपर के थ्रू जो है पहुंचा रहे थे अपने लीडर्स तक। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 2 एंड 3 जो है करेक्ट है। ठीक है, दैट इज पीपल एयर देयर व्यूज आउटसाइड द पार्लियामेंट हाउस। लोग अपने व्यूज पार्लियामेंट हाउस के बाहर रख रहे थे। पीपल गेव देयर रिएक्शन किसके थ्रू? प्रेस के थ्रू। एंड थर्ड कहता है द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूज्ड टू डिस्कस विद द पब्लिक। तो ये जो 3 पॉइंट है ना, इसके थ्रू आप बता सकते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है पब्लिक ओपिनियन को भी रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। क्लियर? तो इससे 3 मार्क्स के क्वेश्चन अगर होंगे तो ये 3 पॉइंट आप कवर कर दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पर्सन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो चलिए अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। ही वॉज द हेड ऑफ एडवाइजरी कमिटी। ऑलरेडी मैंने आपको बताया जितने कमिटी है उनके हेड के नाम आपको पढ़ने हैं। He was the head of the advisory committee of the Constituent Assembly. He was against the separate electorate and he was the first Home Minister of Free India. आई होप कि एक पॉइंट तो आपको क्लिक हो गया होगा, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, जिन्होंने प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन में बहुत वाइटल रोल प्ले किया। तो कौन है भाई? गोविंद बल्लभ पंत, आरवी धुलेकर, वल्लभ भाई पटेल या पंडित नेहरू। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो क्लियर हो गया। तो अब इनसे रिलेटेड 3 पॉइंट आपको यहाँ मिल गया। इसे आपको याद करना है कि हु वाज द हेड ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट के एडवाइजरी कमिटी के हेड कौन हो गए? सरदार पटेल जी हो गए। वो किसके अगेंस्ट में थे? सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट में थे। तो अब और इसके अलावा और कौन कौन से लीडर सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट में थे और फेवर में थे, ये भी याद कीजिएगा, क्योंकि हर समय अगेंस्ट वाला नहीं फेवर वाला भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन वहां से कवर होती है। एंड ही वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। तो ये आपको 3 पॉइंट मिल गए सरदार पटेल के बारे में। अब अगला क्वेश्चन, ऑन व्हूज ऑफ द फॉलोइंग एडवाइस गांधी जी स्पेंड अ ईयर। तो भाई गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं तो वो अपना 1 साल जो है पूरे भारत में ब्रिटिश इंडिया में घूमकर बिताते हैं। तो आखिर ये एडवाइस उनको किसने दिया था और वो क्यों ब्रिटिश इंडिया में घूमकर अपना बिताते टाइम? तो फॉर गेटिंग टू नो द लैंड एंड इट्स पीपल, ताकि वो इस जमीन को जान पाए और यहाँ की जनता को। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है ना कि उनको किसने एडवाइस दिया था और क्यों दिया था, क्या काम करने के लिए उनको पूरा भारत में घूमने के लिए बोला था ब्रिटिश इंडिया, किन्होंने ये एडवाइस दिया था, पहले ये देखते हैं। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लाला लाजपत राय, डी बिपिन चंद्र पाल। भाई करेक्ट आंसर क्या है? इनके पॉलिटिकल गुरु कौन है? वो गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने गांधी जी को पूरा बोला 1 साल आप जो है ट्रैवल कीजिए अराउंड ब्रिटिश इंडिया। क्यों ट्रैवल कीजिए, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर गेटिंग टू नो, जानने के लिए, क्या जानने के लिए? यहाँ की जमीन के बारे में और यहाँ की जनता के बारे में, पॉलिटिक्स में एंटर करने से पहले। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी कॉल फॉर अ नेशन वाइड कैंपेन अगेंस्ट द रॉलअप एक्ट। अब गांधी जी ने रॉलअप एक्ट के अगेंस्ट में नेशन वाइड कैंपेन कब लॉन्च किया था और क्यों लॉन्च किया था? तो रॉलअप एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। कौन से वार के बाद में आया था? वर्ल्ड वार 1 के बाद में आया था। वर्ल्ड वार 1 का टाइम पीरियड क्या है बच्चों? तो वर्ल्ड वार 1 का टाइम पीरियड है 1914 टू 1918। ठीक है, अब वर्ल्ड वार 1 में एक्चुअली जो है भारत की तरफ से सोल्जर्स जो है, भारत के सोल्जर्स जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स की तरफ वर्ल्ड वार 1 में फाइट किया था, जाकर उनके साथ उनकी तरफ से लड़ाई की थी और ये सोचा था कि वर्ल्ड वार 1 कंप्लीट होने के बाद में इन लीडर्स को रिवॉर्ड मिलेगा, इन सिपाहियों को रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन रिवॉर्ड तो मिला नहीं, बल्कि क्या मिला? रॉलअप एक्ट मिला। अब ये रॉलअप एक्ट क्या है भाई? इसमें जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन लागू किया गया, प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया, लोगों को बिना ट्रायल के जेल में डालने की बात कही गई। तो अब हमने आपको जो है वर्ल्ड वार 1 में आपको जीत हासिल करने में मदद की, आपको आपकी तरफ से हमने लड़ाई की और बदले में आप हमारे साथ ये हार्श जो है आप हमारे पर हार्श रूल इम्पोज करेंगे। लोग नाराज होंगे कि खुश होंगे? गांधी जी को गुस्सा आना चाहिए कि खुश होना चाहिए? तो भाई 1919 का एक ऐसा दौर है
जब महात्मा गांधी जी के विरोध में जो है ये ब्रिटिशर्स ने एक ऐसा पॉइंट रख दिया जिससे महात्मा गांधी जी जो है नेशन वाइड लीडर बन जाते। और इसके पहले उन्होंने 3 लोकल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, एक चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और तीसरा खेदा सत्याग्रह। ठीक है, यहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन नेशन वाइड अगर उनका चेहरा जो बनता है वो रॉलेट सत्याग्रह से बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर गांधी जी ने नेशन वाइड कैंपेन जो है रॉलेट सत्याग्रह के अगेंस्ट में क्यों लॉन्च किया? ऑप्शन ए कहता है दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लोज ऑल स्कूल एंड कॉलेजेस। क्या रॉलेट एक्ट के तहत में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए थे? बी कहता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड एंड सी ब्रिटिश गवर्नमेंट परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल एंड डी पीपल एक्सपेक्टेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? द ब्रिटिश गवर्नमेंट परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं, है ना। तो की फीचर्स ऑफ रॉलेट एक्ट 1990। अब यहाँ पर डिटेंशन विदाउट ट्रायल, द मोस्ट ड्रैकोनियन फीचर ऑफ द एक्ट वाज दैट इट परमिटेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट एनी ट्रायल। ठीक है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना ट्रायल के जो है जेल में डालो, एंड दिस अलाउड द कॉलोनियल स्टेट टू बाईपास द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ टू सप्रेस डिसेंट। ठीक है, यानी कि ऑर्डिनरी प्रोसेस में क्या है, हम किसी को पकड़ेंगे तो उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, साथ ही उसको ट्रायल का मौका मिलना चाहिए कोर्ट में। यहाँ पर कोई फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा है। और इसको लाने वाले कौन थे? सर सिडनी रॉलेट। ठीक है, सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। तो द एक्ट कंटिन्यू द टफ मेजर, जो खास करके कौन से टाइम पे था? ग्रेट वार। ग्रेट वार मीन्स वर्ल्ड वार 1 1914 to 1918। इस समय इंक्लूडेड स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑफ द प्रेस टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेशनली सेंटिमेंट। एंड नेक्स्ट है कंटिन्यूएशन ऑफ वार टाइम रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, और इसके हेड कौन थे? सर सिडनी रॉलेट। तो सारे पॉइंट यहाँ पर आपका रॉलेट एक्ट से रिलेटेड कवर कर दिया है, ये आप अपने 3 मार्क्स के आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द यूनिफॉर्मिटी इन अर्बन प्लानिंग अक्रॉस हड़प्पा। तो आपका चला आया कौन सा क्वेश्चन? आपका फिर से एंशिएंट इंडिया वाला क्वेश्चन आ गया। यानी अब हम किस तरह से रिवीजन कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? कितने सारे एमसीक्यू अलग अलग तरीके से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन बेस्ट एक्सप्लेन करता है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब पूरा आपका हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था पूरा एक जैसा था। अब एक जैसा कैसे? सब में आपका अर्बन प्लानिंग सिस्टम था, ड्रेनेज पैटर्न था, सेम तरह के ब्रिक्स थे, सेम तरह के यूनिक टूल्स को यूज करते थे, है ना। ग्रिड पैटर्न में था, राइट एंगल में था, और वहां के जो स्क्रिप्ट है वो साइन और सिंबल यूज करते थे, स्किल्स का यूज होता था, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर सेम था, है ना। तो हो गया ना यूनिफॉर्म सिस्टम। तो अब इनमें से कौन सा ये बताता है कि आखिर यहाँ पर अर्बन प्लानिंग में जो यूनिफॉर्मिटी थी वो क्या थी, उससे रिलेटेड बेस्ट पॉइंट क्या है? प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी जो ये सारा कुछ डिजाइन कर रही थी? ऑप्शन बी कहता है मैनेजमेंट बाय सिटी स्टेट। ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्राइबल लीडरशिप। ऑप्शन डी सिस्टम ऑफ नोमैडिक गवर्नेंस। तो अब बताइए इनमें से कौन सा पॉइंट एक्चुअली आपने चैप्टर रीड करने टाइम नहीं पाया? तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी वाज द मोस्ट वन। अब बाकी पॉइंट जो है चैप्टर रीड करने टाइम आपको नहीं मिलेगा। नो मैनेजमेंट बाय सिटी स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्राइबल लीडरशिप हमने कुछ नहीं देखा ऐसा। सिस्टम ऑफ नोमैडिक गवर्नेंस एक्चुअली कौन इसे कंट्रोल कर रहा है इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, है ना। प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। जो भी उस समय के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं या फिर उस समय के स्कल्पचर्स मिले हैं, हिस्टोरियंस ने उससे बस प्रिडिक्ट किया है कि शायद वहां पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी जिसने ये सब कुछ प्लान किया है। और एक बात तो सही है बच्चों, क्या सेंट्रल अथॉरिटी के बिना इस तरह का यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर मेंटेन करना पॉसिबल था? नहीं था, है ना। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। Identify the ancient rulers of India from the given option using the provided information। कब उस ancient rulers को पहचानने हैं, डायनेस्टी को पहचानना है।
They belong to important ruling lineage. They were the immediate successor of the Mauryas. तो भाई अगर आपको याद होगा अभी कुछ देर पहले ही हमने जो है इसी क्लास में पढ़ा है अबाउट द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ मौर्यस, और मौर्यस के जो इमीडिएट सक्सेसर थे वो ब्राह्मणस थे, वो क्षत्रिय नहीं थे। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शुंगा एंड कानवास, है ना। शुंगा एंड कानवास, दे वर द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ मौर्यस एंड दे वर ब्राह्मण्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इमेज बेस्ड है, तो कई सारे इमेज बेस्ड आ सकते हैं। तो मैंने आपको कई सारे मतलब कहीं से भी इमेज बेस्ड आ सकते हैं, एक इमेज बेस्ड आपका एमसीक्यू में कवर करता है। तो आइडेंटिफाई कीजिए कि ये जो स्ट्रक्चर है रेफर टू द गिवन इमेज ऑफ द सैंडस्टोन स्ट्रक्चर। Which one of the following dynasty does this structure of the king represent? A. गुप्ता, B. मौर्य, C. कुशाना और D. सातवाहना। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। तो द करेक्ट आंसर इज कुशानास, ठीक है। तो ये सैंडस्टोन से बना हुआ स्ट्रक्चर जो है कौन से डायनेस्टी को, कौन से किंग को रिप्रेजेंट करते हैं? दे वर एक्चुअली कुशानास, ओके। अब अगला क्वेश्चन, नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द बुद्धिज्म, है ना। आपका जो आपका 6th सेंचुरी थे, 6th सेंचुरी कॉमन एरा के टाइम पे जो रिलीजियस ट्रेडिशन में चेंज हुआ था उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कहता है द त्रिपिटका रिटन इन पाली। त्रिपिटका जो है ये किसकी किताब है, कौन से रिलीजन की किताब है? बुद्धिज्म की। कौन से लैंग्वेज में लिखी गई है? तो कहा गया है पाली इज वन ऑफ द प्राइमरी कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर। एंड आर कहता है द त्रिपिटका कंसिस्ट ऑफ 3 कलेक्शन व्हिच इंक्लूड विनय पिटका, सुत्ता पिटका एंड अभिधामा पिटका। तो भाई ये त्रिपिटका जो है 3 कैस्केट्स ऑफ नॉलेज, ये जो है 3 किताबों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है विनय पिटका, दूसरा है सुत्ता पिटका और तीसरा है अभिधामा पिटका। तो भाई विनय पिटका किससे डील करता है? रूल्स के बारे में। इसमें ये जो संघा में रहते हैं उसमें रूल्स और डिसिप्लिन। सुत्ता पिटका किससे डील करता है? बुद्धिज्म के स्टोरी से। और आपका अभिधामा पिटका किससे? फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स ऑफ द बुद्धा, उससे डील करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एक्चुअली क्या है करेक्ट। तो भाई इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट बोथ assertion R and A and R correct and R is the correct explanation of A। तो त्रिपिटका जो है ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो मेनली बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है पाली भाषा में लिखी गई है। हाँ, बाद के जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें संस्कृत भाषा भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड इट इज वन ऑफ द प्राइमरी कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, क्योंकि ये जो त्रिपिटका है ना ये 3 किताबों का कलेक्शन है, विनय पिटका, सुत्ता पिटका, अभिधामा पिटका। अब आ गए अगले क्वेश्चन में, which of the following statements accurately describe हड़प्पन सील? तो भाई हड़प्पन सील्स के क्या फीचर्स है? 1. हड़प्पन सील्स often feature animal motifs। क्या हड़प्पन सील में often इसके मोटिव्स को दिखाए गए एनिमल मोटिव्स? तो ये करेक्ट है कि नहीं है? हड़प्पन सील्स जो है वो किससे बने हुए हैं? टेराकोटा विद सिंबल। हड़प्पन सील्स वर नोन फॉर मिलिट्री विक्ट्रीज, ये मिलिट्री विक्ट्रीज के बारे में है। और ऑप्शन 4 कहता है, स्टेटमेंट 4 कहता है हड़प्पन सील्स वर प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन बरियल्स, ठीक है। तो अब देखें इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज 1 and 2 करेक्ट है, दीज आर रॉन्ग। क्योंकि हड़प्पन सील्स का जो है मिलिट्री विक्ट्रीज के लिए यूज किया ऐसा तो हमें कुछ नहीं पता, और साथ ही साथ हड़प्पन सील्स जो है वो खास करके बरियल्स के लिए यूज किए गए ऐसा भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो हड़प्पन सील्स में एनिमल मोटिव्स मिले हैं, बुल के मोटिव्स मिले हैं, तो ये करेक्ट है। हड़प्पन सील्स जो है वो टेराकोटा से बने हैं विद सिंबल्स है, वो भी करेक्ट है। इसके अलावा हड़प्पन सील्स एंड सेलिंग्स वर यूज्ड टू फैसिलिटेट, आखिर इसका यूज किस पर्पस के लिए होता था? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन और आल्सो कन्वेइंग द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, यानी कि इसको ट्रेड पर्पस के लिए भी यूज करते थे। और ये जो सील जो बनता था ये सेंडर की आइडेंटिटी के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। हो गया ना हड़प्पन सील्स क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इन जैनिज्म में क्या देखने के लिए मिल रहा है? द प्रैक्टिस ऑफ सीवियर एस्केटिज्म एंड नॉन अटैचमेंट इज इंटेंडेड टू अचीव।
that which is liberation from the cycle of birth and death। तब आखिर कौन सी चीज हम अचीव करने से हमको साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ से मुक्ति मिल जाएगी? ऑप्शन ए अहिंसा, बी कर्मा, सी मोक्षा एंड डी धर्मा। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। तो भाई करेक्ट आंसर है सी मोक्ष। ठीक है, तो इन जैनिज्म हम क्या प्रैक्टिस करेंगे? सीवियर एस्केटिज्म एंड नॉन अटैचमेंट जो है इंटेंडेड टू अचीव, हम इससे मोक्ष को प्राप्ति करेंगे। और मोक्ष मिल गया मतलब हमको मुक्ति मिल गई। इससे मुक्ति मिल गई, आपका साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से हमको मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो अब बात करते हैं जैना टीचिंग्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू जैना टीचिंग द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ किसके थ्रू शेप्ड होता है? हमारे कर्म के थ्रू। कि हम अगर सही डायरेक्शन में काम करेंगे हमको मुक्ति मिलेगी, और अगर हम सही डायरेक्शन में काम ना करें तो हमको मुक्ति नहीं मिलेगी। एंड एस्केटिज्म और पेनांस जो है इसके लिए बहुत जरूरी है टू फ्री वनसेल्फ। इससे हमको मुक्त करना है, हमें अपने आप को साइकिल ऑफ कर्मा से मुक्ति करने के लिए हमें दो चीजों को पालन करना पड़ेगा, एस्केटिज्म और पेनांस को। एंड दीज कैन बी अचीव, और हम इसको अचीव कैसे करेंगे? ओनली बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, जब हम पूरे दुनिया को त्याग देंगे। कौन अपना, कौन पराया, कौन दोस्त, कौन माता पिता, हमें कुछ नहीं पहचाना है। हमारा सारा मोह माया को हमको त्याग कर देना है। ठीक है, एंड देयरफॉर मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ सैल्वेशन। इसके अलावा जैना monk के nuns जो है ये 5 प्रतिज्ञा लेते हैं। नंबर 1 क्या है? दे टेकन 5 vows टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, हम किसी को मारेंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड टू एब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी। तो दीज आर द 5 vows है। आपका किससे रिलेटेड? जैनिज्म से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड भी आपके तो है एमसीक्यू हो सकते हैं, रिमार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जैना के टीचिंग्स को पढ़कर जाइएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज महाभारता कॉल्ड अ डायनेमिक टेक्स्ट? तो भाई महाभारत को एक डायनेमिक टेक्स्ट क्यों कहा जाता है? इस पर 8 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते, तो पढ़कर जाइएगा कि आखिर महाभारत एक डायनेमिक टेक्स्ट क्यों है। जहाँ 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछा गया है, बोर्ड ने इस पर 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम दिस फॉलोइंग। ऑप्शन ए कहता है इट रिमेन अनचेंज एंड कंसिस्टेंट इन ऑल वर्सन। ये जितने भी वर्सन है उसमें ये चेंज नहीं है, अनचेंज है और कंसिस्टेंट है। ऑप्शन बी कहता है इट हैज बीन रीइंटरप्रेटेड अक्रॉस वेरियस कॉन्टेक्स्ट। सी कहता है ये सोनली किस पर फोकस करता है? हिस्टोरिकल फैक्ट पर। और डी कहता है इट इज फिक्स टेक्स्ट विद नो वेरिएशन ओवर टाइम। ठीक है, ये एक ऐसा फिक्स टेक्स्ट है जिसमें समय के साथ कोई वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो चले देखिए करेक्ट आंसर। तो भाई क्या है इसका आंसर? इट हैज बीन रीइंटरप्रेटेड अक्रॉस वेरियस कॉन्टेक्स्ट। ये डायनामिक टेक्स्ट है, रीइंटरप्रेट किया गया है। कई सारी कहानी ओवर 100 इयर्स में लिखी गई है। ये आसान बात नहीं है ना, कई लंबा टाइम लगा इसको लिखने के लिए। कई जनरेशंस की स्टोरीज को कवर कर रहे हैं। तो महाभारत उस टाइम की सोसाइटी को जानने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, बहुत ही डायनेमिक टेक्स्ट है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ अगेन जो ट्रैवलर्स थे, मैंने आपको बताया था विजयनगर एम्पायर के ट्रैवलर्स के बारे में। तो वो कहां से और कौन सी कंट्री से और कौन से टाइम पीरियड? भाई अगर हम बात करें अल्बरूनी, मोरक्को, मार्को पोलो, इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक। ठीक है, अब कौन सी कंट्री से? मोरक्को, उज्बेकिस्तान, इटाली और समरकंद। तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। भाई आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अल्बरूनी कहां से है? अल्बरूनी उज्बेकिस्तान से है। कौन सी किताब लिखी है? किताबुल स्टडी ऑफ इंडिया। इब्न बतूता मोरक्को से है, इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? रिहाला, जो उनका ट्रैवल अकाउंट है। मार्को पोलो इटाली से है, फेमस यूरोपियन एक्सप्लोरर ऑफ एशिया। अब्दुल रज़ाक समरकंद से है, उन्होंने डिस्क्राइब किया है विजयनगरा के फोर्टिफिकेशन के बारे में, यानी कि 7 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कवर किया। एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव भी कवर किया। आपको कैसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा,
8 मार्क्स के क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना पड़ेगा, मेजर पॉइंट को हमने एमसीक्यू के थ्रू जो है कंप्लीट किया है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बच्चों, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है, सेशन समझ आ रहा है, भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जरूर आप 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एकदम प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।